तो यहाँ हम केमिस्ट्री के हेलो एल्केन्स और हेलो एडीन्स चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स इन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में जो अलग अलग एटम है वो स्पेस में कैसे अरेंज्ड है, इसके स्टडी को ही हम स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो जैसे कि SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विथ कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्सन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो SN2 रिएक्शन है वो 1 स्टेप में होता है, और जैसे कि ये हमारा एक हेलो एल्केन है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इस डायरेक्शन से अटैक करेगा C के ऊपर, और फिर ये एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट में जाएंगे जहाँ पर इस C के साथ ये C जो हमारा हेलोजन है ये टूट कर निकल रहा है बाहर, और वही ये C के साथ ये OH जो है, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जुड़ रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पर 5 बॉन्ड्स बना रहे हैं C के साथ, जो काफ़ी अनस्टेबल है और इसे हम अलग से ये कंपाउंड को डिराइव नहीं कर सकते। और इसके बाद ये क्लोरीन जो है ये निकल कर बाहर चला जाएगा, तो Cl- हो जाएगा, और ये OH यहाँ से इनके संग जुड़ जाकर ऐसा हो रहा है। साथ में और क्या हमने देखा था कि ये जो अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर है वो इन्वर्ट हो रहा है। जैसे हमारा छतरी अगर ज़्यादा स्टॉर्म में जाएंगे तो हमारा छतरी इन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही जैसे ये जो लेग थे आप इसे समझ सकते हैं कि ये ऐसे था इस साइड में, अब वो सब इन्वर्ट होकर इस साइड आ गए। ये जो CH3 था वो इन्वर्ट होकर ऐसे हो गया, ये जो CH था वो H था वो इन्वर्ट होकर पीछे चला गया, इधर आ गया। ये जो C6H13 था वो इन्वर्ट होकर फिर यहाँ आ गया ऐसे, तो सब कुछ इन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट कैसा हुआ कि हमारा कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्सन हो गया, इन्वर्सन। तो ये हमने पिछले बार देखा था कि हमारा SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्सन मिलता है हमें देखने को। ये हमने यहाँ भी देखा था। देखिए SN2 रिएक्शन का नोट है कि इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस इन SN2। तो ये हमने पिछले बार भी देखा था। और क्या हो सकता है यहाँ पर SN1 रिएक्शन में रेशमाइजेशन होता है। अब ये रेशमाइजेशन क्या है ये समझना है। तो SN1 रिएक्शन में होता क्या है, 2 स्टेप्स में रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में हमारा ब्रोमीन सिर्फ निकल कर चला जाता है, और ये जो कार्बन है ये कार्बोकैटायन बन जाता है। ठीक है, ये कार्बन है जो कार्बन कैटायन बन जाता है, और ये ब्रोमीन Br-, तो Br- बनकर ये अलग, और ये कार्बोकैटायन ऐसा। जब ये कार्बोकैटायन बन रहा है तब इनके जो बाकी ये थे लगे हुए यहाँ पर जो इनके साथ जो बाकी स्पीसीज बॉन्ड बना रहे थे वो देखिए ब्रोमीन के कारण ऐसे पीछे की तरफ झुके हुए थे। जैसे ही ब्रोमीन गया अब ये एक स्पेस में एक ट्रायंगल जैसा बना रहे हैं ओरिएंटेशन। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है आपको पहले हमने बताया है। यहाँ पर और एक बार समझ लेते हैं कि ये एक ट्राइपॉड समझ सकते हैं आप, जैसा हमारे ट्राइपॉड होता है ना मोबाइल को स्टैंड में रखने के लिए, ऐसा वैसे ये ट्राइपॉड है। ये ट्राइपॉड के 3 लेग होते हैं। तो एक लेग मान लेता हूँ कि ये प्लेन ऑफ द पेपर पे ही है, एक लेग प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर की तरफ है, तो उसे हम ऐसे सॉलिड लाइन से और डिनोट करते हैं। और एक लेग जो है वो प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर है, तो उसे हम ऐसे डैश लाइन से डिनोट करते हैं। और फिर ये वाला जो हेड है ये प्लेन ऑफ द पेपर पे ही है। तो ट्राइपॉड के 3 लेग और एक हेड, और यहाँ पर हमारे बीच में है सेंट्रल कार्बन। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसे ही हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। किसका होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रोटेट करके ऐसे दिखाया हुआ है, ये वाला, ये आप समझ सकते हैं कि इसे ऐसे रोटेट करके दिखाया है, ये ऐसे। तो यस, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये वाला हमारा Br है, ये हमारा प्लेन ऑफ द पेपर पे है, तो ये हमारा हैश है और ये ऐसा है। तो दिखाना यही चाह रहे हैं कि ये ट्राइपॉड के 3 लेग जो होते हैं, एक ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर से सिर पे एक स्टैंड है, ये हमारा एक ट्राइपॉड का एक लेग है
जो प्लेन ऑफ द पेपर पे है, ये एक ट्राइपॉड का दूसरा लेग है जो पेपर से बाहर निकल रहा है, और ये तीसरा लेग है जो पेपर के अंदर है। तो ये हमारे ट्राइपॉड के 3 लेग और ये इनका हेड। अब इन्वर्सन जब हो रहा है तो देखिए क्या हो रहा है, जब ये बी आर चला जा रहा है तब क्या हो रहा है, तब ये ट्राइपॉड के 3 लेग जो ऐसे ऐसे करके थे ना, यहाँ पर इस पिक्चर में आप समझिए, ऐसे ट्राइपॉड के 3 लेग ऐसे थे ना, वो बिल्कुल अब स्ट्रेट हो गए, ऐसा बिल्कुल एक ट्राइंगल जैसा बन गया। अगर इसे यहाँ टॉप से देखा जाए तो हमें ऐसा दिखेंगे। अब वो एकदम हमारे जो फ्लोर है उस पर तीनों लेग पूरे बिल्कुल ऐसे सटे हुए हैं, ना कि स्टैंड बना के। ये अगर फ्लोर है तो ऐसे थे पहले, और ये हमारा हेड था ट्राइपॉड का। अब ये क्या हो गया, ये फ्लोर पे पूरा चिपक गए। अब ये फ्लोर है तो ऐसे ही तीनों लेग ऐसे ही है फ्लोर के ऊपर, और फिर ये ऐसा, तो ये पूरा स्ट्रेट हो गया है ये ट्राइंगल, क्योंकि ये यहाँ पर जो बी आर चिपका हुआ था ऊपर में, वो बी आर निकल गया। बी आर के कारण ही ये सब पीछे की तरफ भाग रहे थे। अब ये बी आर नहीं है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, इसलिए ऐसा दिख रहा है वो। अब देखिए क्या है, इसके बाद अगर जो इनकमिंग नया ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा SN1 का। अब जब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर अटैक करेगा इस पर। अब ये न्यूक्लियोफाइल 2 तरीके से अटैक कर सकता है, या तो वो सामने से ही अटैक कर सकता है, यहाँ पर बी आर यहाँ से छोड़ कर गया ना, तो जिस साइड से बी आर छोड़ कर गया था उसी साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल जाकर उनमें अटैक कर सकता है, और या तो फिर पीछे से अटैक कर सकता है। तो हमारे SN2 रिएक्शन में क्या होता था, हर बार न्यूक्लियोफाइल जो ऑलरेडी लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, ये छोड़कर जाने वाले को हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो ये जो लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से हमेशा हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। तो जब ये अपोजिट से अटैक करता है तो हम ये इन्वर्सन हो जाता है सारे स्ट्रक्चर का। जो ऐसे छतरी जैसे थे, इन्वर्टेड अम्ब्रेला के जैसा, वो ऐसे हो गए। यहाँ पर जब ये ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ पर बी आर पहले चला जा रहा है तो ये एक ट्राइंगल सा बन जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा एक लाइन ऐसा और एक लाइन पीछे की तरफ, बिल्कुल ऐसा 3D है ये। हाँ, एक प्लेन ऑफ द पेपर पे समझिए ऐसा हो गया बिल्कुल ट्राइंगल। अब ये सामने से अगर अटैक करेगा तो ये सारे लेग जो है वो पीछे की तरफ बेंड होंगे ऐसे, ये भी पीछे चला जाएगा, ऐसे पीछे की तरफ बेंड होंगे। और अगर ये पीछे से अटैक करेगा तो ये सारे लेग सामने की तरफ बेंड हो जाएंगे, है ना। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो अगर ये मान लेता हूँ पीछे से ही अटैक किया, जैसे हमारा SN1 रिएक्शन 2 रिएक्शन में होता था, वैसे ही पीछे से अटैक किया है, तो देखिए यहाँ से OH कनेक्ट हुआ, बाकी जो ये 1 2 3 लेग थे सब पीछे के सामने की तरफ फोल्ड हो गए। ओके, अगर ये सामने से अटैक कर रहा है, मतलब जहाँ हमारा BR कनेक्टेड था वहीं पर OH भी उधर उसी डायरेक्शन से अटैक कर रहा है, तब क्या होगा, जितने भी ये सारे तीन जो अटैचमेंट थे इनके, ये सब पीछे की तरफ बेंड हो जाएंगे ऐसे। तो जब ये देखिए सेम जहाँ पर BR था वहीं पर अगर OH कनेक्ट होगा तो स्ट्रक्चर जैसे देखने में पहले था वैसे ही बाद में भी होगा, सिर्फ BR की जगह OH आ जाएगा। और अगर SN2 के जगह के जैसे पीछे से अगर अटैक किया तो देखिए फिर SN2 में जैसा हो रहा था, इन्वर्सन हो रहा था, वैसे यहाँ भी देखिए ये इन्वर्सन हो रहा था SN2 में, वैसे यहाँ भी इन्वर्सन होगा जी। ये 1 2 3 ऐसे थे, ये इन्वर्टेड अम्ब्रेला के जैसा अभी पीछे की तरफ आ जाएंगे। CH जो है ये पीछे आ जाएगा, H जो है इधर आ जाएगा, और CH2 भी इधर आ जाएगा, देखिए ऐसा। तो यही बातें हैं कि अगर क्या लिखा है यहाँ पर कि कार्बोकैटन तो बन गया, अब कार्बोकैटन अटैक्ड बाई OH क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल है, अटैक्ड बाई न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम लेफ्ट। अगर लेफ्ट से अटैक कर रहा है तो हमें इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलेगा, जो हमारा SN2 में भी मिल रहा था। और वहीं पर अगर ये कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाई OH फ्रॉम द राइट, अगर राइट से अटैक कर रहा है, मतलब जहाँ BR लगा था उसी डायरेक्शन से अटैक कर रहा है, तो जैसा हमारा कंपाउंड पहले दिखने में था वैसे ही होगा, सिर्फ BR की जगह OH। इसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो यही बात यहाँ समझने वाली है कि SN2 रिएक्शन में हर समय वो पीछे से ही अटैक करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑलवेज इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। जैसे छतरी ऐसे थी, जस्ट ये पूरा इन्वर्ट हो गया, देखिए, ठीक है। जो पीछे था वो अभी भी पीछे है, लेकिन वो इन्वर्ट हो गया, इस तरफ से आ रहा है, क्योंकि इधर से अब उसे रिपल्सन मिल रहा है, तो ये सारे इससे दूर भागेंगे। तो ऐसा ये SN2 में हो रहा था। SN1 में ऑप्शन है, एक बार कैटायन बन गया तो ये बिल्कुल फ्री है, एक ट्राइंगल जैसा हो गया है।
सेम ट्रायंगल जैसा जैसे यहाँ हो रहा था। जब ये दोनों साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल कनेक्टेड था, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी कनेक्टेड है और आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल भी कनेक्टेड है, तब ये किस तरफ झुकेगा, ना इसकी तरफ ना इसकी तरफ, वो बीच में बिल्कुल आकर रुक गया है। वैसे ही जब इनके दोनों न्यूक्लियोफाइल चलेगा इधर से, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो ये बिल्कुल एक ट्रायंगल जैसा प्लेन पे ऐसे अटका है। अब इसे अगर सामने से अटैक किया जाए तो वो ये पीछे की तरफ बेंड हो जाएंगे, और अगर इसे इधर से अटैक किया जाए तो इस तरफ की तरफ बेंड हो जाएंगे। तो हमारा SN1 रिएक्शन में दोनों पॉसिबिलिटी है, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जैसा हमारा मेन कंपाउंड था रिएक्टेंट एट द बिगनिंग, अगर वैसा ही हमारा कॉन्फ़िगरेशन रह गया, देखिए ऐसा कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन सब सेम है, सिर्फ Br की जगह OH, तो इसे हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और अगर ये पीछे से इस ये जहाँ Br था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पीछे से अटैक करता है, तो यहाँ पे इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो SN1 में दोनों पॉसिबल है, रिटेंशन और इन्वर्सन। तो एक्चुअली होता क्या है, दोनों ही होता है। तो अगर ये रिएक्शन हो रहा हो और इस रिएक्शन में हमें अगर मान लीजिए कि 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, प्रोडक्ट जो बन रहा है ना, यही प्रोडक्ट हमारा, तो ये प्रोडक्ट के अगर 100 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो 50 मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें इन्वर्सन हुआ होगा, इन्वर्सन, और 50 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनमें रिटेंशन हुआ होगा। तो इन्वर्सन भी है, रिटेंशन भी है, दोनों ही है। तो जो 50-50 मिक्सचर ऑफ इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन एंड रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, उन्हीं को हम कहते हैं रेसमाइजेशन। ओके, इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे बाद में, लेकिन इतना समझ के रखना है कि SN1 में रेसमाइजेशन होता है। रेसमाइजेशन मतलब कि 50% इन्वर्ट हो जा रहा है और 50% रिटेन हो जा रहा है। SN2 में क्या होता है, 100% रिटेन, ये इन्वर्सन होता है, इसलिए यहाँ लिखा है कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्सन। ठीक है, इतनी से बात हम लोग जान लिए। अब थोड़ा तो दिमाग में ऐसा सोच आ रहा होगा कि ऐसा हम लोग क्यों पढ़ रहे, ये इन्वर्सन, ये रिटेंशन, ये इन्वर्ट होकर ही क्या हो गया प्रॉब्लम, क्यों इसके लिए इतना इंटरेस्टेड है हम। तो ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहले आइसोमेरिज्म के ऊपर फोकस करना होगा। हमने पहले ही 11 में पढ़ रखा है कि आइसोमर्स जो होते हैं, या आइसोमेरिज्म अगर कहूँ तो वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर मतलब कि वो हमारे जो मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वही अलग अलग होता है, लेकिन फॉर्मूला सेम रहता है। तो स्ट्रक्चर अलग होने के कारण प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती है। तो ये सारे हमारे आइसोमरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आते थे। उनके कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटा आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और फिर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये सारे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था। ये सब स्ट्रक्चर रिलेटेड है, लेकिन फॉर्मूला सबके सेम है। दूसरी तरफ एक और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जो हमने पढ़ा था, इतने डिटेल में नहीं पढ़ा था, इनका नाम था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, स्ट्रक्चर जो है सेम है, लेकिन तो भी आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। कैसा, 3D स्पेशल अरेंजमेंट, क्योंकि स्टीरियो मतलब ही होता है 3D स्पेशल अरेंजमेंट। तो यहाँ पर वही लिखा है कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एटम कनेक्टिविटी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और एटम का जो कनेक्टिविटी है, कौन सा एटम किसके संग कनेक्टेड है, वो भी सेम है, बट डिफरेंट 3D स्पेशल अरेंजमेंट। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट के कारण ही ये आइसोमर होते हैं। इनके दो टाइप होते हैं, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक है ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस और ट्रांस, ये हमने पढ़ा था पहले। यहाँ पर देखिए सिस और ट्रांस दिखाता हूँ, ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। इनका नाम है सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन और इनका नाम है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ये दोनों आइसोमर है। क्यों, इनका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो C2 है, हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। इनका भी अगर देखें तो C2 है, हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब अगर अरेंजमेंट की बात करें तो वो भी सेम है। देखिए ये C के साथ एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन लगा है, इस C के और एक C लगा है, मतलब कार्बन, और इस C के साथ क्या लगा है, एक कार्बन लगा है, फिर एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, है ना। यहाँ भी देखिए सेम है, इस C के साथ एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, इस C के साथ भी एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन ऐसे लगा है।
लेकिन फिर क्या दिक्कत आ रही है, कैसे ये आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, यहाँ पर स्पेशियल 3D स्पेशियल अरेंजमेंट में चेंज है। कैसे, देखिए यहाँ पर भी क्लोरीन के साथ एक कार्बन के साथ एक क्लोरीन, कार्बन के साथ एक क्लोरीन, यहाँ भी ये कार्बन के साथ एक क्लोरीन और ये कार्बन के साथ एक क्लोरीन, लेकिन कहाँ है, यहाँ पर दोनों क्लोरीन ऊपर की तरफ है कार्बन के, और यहाँ पर एक क्लोरीन ऊपर है एक क्लोरीन नीचे है। ये हो गया हमारा स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस। अब इसके कारण हमारा प्रॉपर्टी अलग होता है। कैसे कहेंगे, क्या से प्रॉपर्टी अलग होता है, तो जैसे कि ये क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसके कारण एक डाइपोल तैयार होगा इस रीजन में, जो हमें इस डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये एक डाइपोल है। यहाँ पे भी सिमिलरली एक डाइपोल तैयार होगा ऐसा। तो ये दोनों डाइपोल के कारण क्या होगी, ये दोनों डाइपोल के कारण हमारा जो मॉलिक्यूल है ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल है वो इसके रिजल्टेंट मतलब कुछ इस डायरेक्शन में ऐसा एक डाइपोल बनेगा, पोलर मॉलिक्यूल है। मतलब इस मॉलिक्यूल का एक पॉजिटिव साइड है एक नेगेटिव साइड है। ओके, अगर इसे ऐसे शॉर्ट में ड्रॉ करूँगा तो इस साइड ये पॉजिटिव होगा, इस साइड नेगेटिव, ऐसा पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ये मॉलिक्यूल को देखें तो देखिए इसको ऐसे एक डाइपोल है और ठीक यहाँ पर ऐसे एक डाइपोल है। अब ये दोनों डाइपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, देयरफॉर ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। देखिए तो फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर ये सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट अलग है, इसलिए इनका डाइपोल्स इन दोनों में अलग है, मतलब इनके प्रॉपर्टीज़ अलग है। सो दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सिमिलरली अब ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है वो भी देखते हैं, क्योंकि हमें ऑप्टिकल आइसोमर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं वो देखिए। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म वी गेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो पहले ये समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए जो हमारा ऑर्डिनरी लाइट है जो किसी बल्ब से ऐसा निकल रहा है, हाँ, वहाँ हम देख रहे हैं कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। तो कोई ऑर्डिनरी लाइट है जो बल्ब से निकल रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो एक ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, और एक फिर इस प्लेन पे जा रहे हैं परपेंडिकुलर। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे। देखिए एक वेव ऐसा ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, और एक वेव लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, ऐसे होकर आ रहे हैं। ये हमारा है एक पोलराइज फिल्टर इसे कहते हैं। तो ये इस लाइट को पोलराइज कर देगा, मतलब कि सिर्फ ये लेफ्ट राइट या अप डाउन में से किसी एक को पास कर रहा है। तो हमने ऐसा ही पोलराइजेशन लगाया है कि ये अप डाउन वाले को अलाउ करे और लेफ्ट राइट वाले को फिल्टर कर दे। तो यही देखिए अप डाउन वाले को अलाउ किया है। अब जो हमें ये लाइट मिल रहा है ना, इसे हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इस टाइप के लाइट को अब यहाँ पर यही कह रहे हैं, पोलराइज्ड लाइट को अगर हम किसी एक सॉल्यूशन से या कंपाउंड से पास करें तो उस लाइट में अगर कोई प्लेन में उनका कोई चेंज आता है तो उस टाइप के कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना लिया। ठीक है, ये लाइट आ रहा था अनपोलराइज्ड लाइट, यहाँ पर निकोल्स प्रिज्म लगाकर हमने पोलराइज्ड लाइट बना लिया। अब इस पोलराइज्ड लाइट को क्या कर रहा हूँ, किसी एक सॉल्यूशन से पास कर रहा हूँ, एक कंपाउंड है उससे पास कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर कोई कंपाउंड रखा है, इसके अंदर लिक्विड सॉल्यूशन बनाकर उससे पास किया ऐसे करके। तो ये लाइट जो है ऐसे ऐसे चल रहा था, वो ऐसे ऐसे ही अगर चला गया बिना कोई इसमें इसके प्लेन में कोई भी रोटेशन नहीं हुआ, जैसे ही अप डाउन हो रहा था बिल्कुल वैसे ही ये चला गया, तो ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कह सकते हैं इसे, इस कंपाउंड को, कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे पास होते वक्त। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनका ये मतलब हुआ कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इससे पास करेंगे तो इसके प्लेन में रोटेशन आएगा। मतलब ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है ना अप डाउन, अब ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, ऐसा थोड़ा स्लैंट होकर जाने लगेगा। अगर बिल्कुल ऐसे देखिए इस साइड से, आप सोचिए कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस साइड से देख रहे होंगे, बिल्कुल इस साइड से, ये आपकी आंखें हैं, तो आपको क्या दिख रहा होगा, ऐसा 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 ऐसा, ये लाइट ऐसा ऐसा जा रहा है। तो अगर एक सॉल्यूशन बीच में रख दिया हूँ, अब आपकी आंखें देख रही, अभी भी लाइट ऐसे ही है, तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
लेकिन तो अगर ये लाइट ऐसे आ रही है और हमने एक सॉल्यूशन रख दिया, अब ये लाइट चेंज होकर ऐसे होने लग गई, थोड़ा रोटेट हो गई है, ठीक है, ऐसे हो गई। तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट किया है इस लाइट ने, थोड़ा राइट हैंड साइड रोटेट किया। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी या डी फॉर्म FORM या फिर प्लस, 3 नाम है इनका। और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, CW। ओके, अगर यही लाइट ऐसे है, एक्चुअली सामने से ये पोलराइज लाइट ऐसा मूव कर रहा है, मैंने एक सॉल्यूशन रख दिया है और उसके बाद सॉल्यूशन से पास होने के बाद हम देख रहे हैं कि लाइट अब ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा। इसका मतलब क्या है कि हमारा लाइट इस डायरेक्शन में रोटेट किया है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसे हम कहते हैं लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, या फिर कहते हैं L फॉर्म, या फिर कहते हैं माइनस, और यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक टाइप का कंपाउंड है और ये एक दूसरे टाइप का कंपाउंड है। ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे के। मान लेता हूँ कि ये अगर हमारा था ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेन 2 ऑल, तो ये भी हमारा जो है ब्यूटेन 2 ऑल है, लेकिन दोनों का ऐसा स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स के, कि ये ब्यूटेन 2 ऑल जो है, ये वाला, ये हमारे प्लेन पोलराइज्ड को राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है, और दूसरा एक ब्यूटेन 2 ऑल है जो हमारे प्लेन पोलराइज्ड को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होगा। थोड़ा यहाँ पर लिटरेचर पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू निकोल्स प्रिज्म वी गेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ तक तो समझ आ गया है। अब क्या, solutions of certain compounds have property that it can rotate plane polarized light when it is passed through such solution। ठीक है, वो प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट कर देते हैं। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे, और जो रोटेट नहीं कर सकता ना लेफ्ट ना राइट, उसे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो जो ये मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है कि कितना एंगल प्लेन पोलराइज्ड रोटेट हुआ है राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पोलरीमीटर। ओके, ये भी एक पॉइंट है। और क्या देखना है, इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड टू द राइट और द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ऐसा कंपाउंड हमने जो लिया था लिक्विड सॉल्यूशन, वो प्लेन पोलराइज्ड को राइट साइड में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, तो इसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म। ओके, और इट इज़ इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग अ पॉजिटिव साइन बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। मान लेता हूँ ये प्लेन पोलराइज्ड को अगर 30 डिग्री रोटेट कर दिया है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे +30 डिग्री। ये हो गया, इसका मतलब कि ये मेरा एक्चुअली प्रीवियस प्लेन पोलराइज्ड था, अब ये लाइट ऐसा हो गया। उस सॉल्यूशन से पास करने के बाद 30 डिग्री ये राइट की तरफ रोटेट हो गया या क्लॉकवाइज की तरफ रोटेट हो गया, तो इसे हम कहते हैं +30 डिग्री। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी फॉर्म, क्लॉकवाइज और पॉजिटिव, ये सब एक साथ है, आपको याद रखना है बस। क्लॉकवाइज वर्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी फॉर्म, राइट और प्लस। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ कंपाउंड है। फिर कुछ ऐसा कंपाउंड भी मिलता है, इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड टू द लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज कॉल्ड लेवो रोटेटरी और डी फॉर्म, और नेगेटिव साइन यूज होता है डिग्री ऑफ रोटेशन के पहले, तो वो सब भी कर लेते हैं। लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज, लेवो रोटेटरी, एल फॉर्म, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये सच प्लस एंड माइनस आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो जैसे हमने कहा एग्जाम्पल इनका है, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे की। ये है हमारा ब्यूटेन 2 ऑल, जो देखने में ऐसा है, देखिए कैसा है। ब्यूटेन 2 ऑल होता क्या है, एक बार समझे तो ब्यूटेन 2 ऑल कैसा होता है। होता क्या है ब्यूटेन 2 ऑल में, CH3, पहले ब्यूटेन बना लेते हैं, तो C, ये 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। ब्यूटेन 2 ऑल मतलब 2 पे हमारा OH है, बाकी सब हाइड्रोजन से भर देता हूँ, तो H3, यहाँ पर एक H, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H3, ये हो गया ब्यूटेन 3 ऑल। ओके,
तो इस ब्यूटेन 3 ऑल का आइसोमर, मतलब ये दो ऐसे ब्यूटेन 3 ऑल होंगे जिनका स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, लेकिन वो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे एक दूसरे के। मतलब एक ब्यूटेन 2 ऑल लाइट को अगर राइट साइड टर्न कर देता है तो दूसरे ब्यूटेन 2 ऑल हमारे पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर देता है। बनाएंगे कैसे इसे? बिल्कुल सिंपल है। आप ये वाला सी को देखिए, ये सी तो OH के संग कनेक्टेड है ना, सिर्फ इस सी के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखिए, अगर मैं वैसा ट्राइपॉड के 3 लेग होते हैं वैसा बनाने की कोशिश करूँ तो ये हमारा सेंटर सी है, ये इसके बाद ये ट्राइपॉड होगा, एक इसका सिर है और एक यहाँ प्लेन ऑफ द स्क्रीन के ऊपर, एक हमारा प्लेन ऑफ द स्क्रीन से बाहर थिक लाइन से, और एक हमारा प्लेन ऑफ द स्क्रीन के अंदर। ये मैंने क्या बनाया? ये ट्राइपॉड के 3 लेग बनाए। ये है एक लेग, ये है दूसरा लेग जो अंदर है स्क्रीन के, ये है तीसरा लेग स्क्रीन के बाहर है, और ये उनका हेड है जो स्क्रीन के ऊपर ही है, सरफेस ऑफ द स्क्रीन पे, प्लेन ऑफ द स्क्रीन पे। ठीक है ना। अब ये वाले सी, रेड वाले सी को थोड़ा फोकस कीजिए। ये रेड वाला सी किससे कनेक्टेड है? एक OH से कनेक्टेड है, एक H से कनेक्टेड है, एक CH3 से कनेक्टेड है, और दूसरा CH2 CH5 से CH3 से कनेक्टेड है। सॉरी, ये वाला यहाँ पर कनेक्टेड है इससे, दूसरे साइड इससे, तीसरे साइड इससे, और चौथे साइड सिर्फ इससे, हाइड्रोजन से। यही 4 चीज़ से तो इसी कनेक्टेड है ना। तो देखिए, एक साइड मैंने OH लिखा, दूसरा मैं यहाँ पर इसको H लिख देता हूँ, तीसरा यहाँ पर C2H5 ये वाला जो है ये लिख देता हूँ, और चौथा ये CH3 ये लिख देता हूँ। तो ये एक लिखने का तरीका हुआ। स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है कि ये C के इस साइड OH है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर पीछे में H, और यहाँ पर C2H5। तो ये हमारा एक टाइप का कंपाउंड है। इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ ना, जैसे छतरी उलट जाती है तो क्या होती है कि अब ये सब कुछ पीछे की तरफ आ जाएगा। अगर यहाँ पर तो सी के राइट हैंड साइड में OH है तो ये सब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ झुके हुए हैं। अगर सी के लेफ्ट हैंड साइड में OH होता तो ये सारे सी के राइट हैंड साइड झुके होते, तो देखने में ऐसा होता। देखिए, बिल्कुल ऐसे। अब बात है कि देखिए, यहाँ भी सी के संग एक OH लगा है, सी के संग H लगा है, सी के संग C2H5 लगा है, सी के संग CH3 लगा है, यहाँ भी सेम कुछ लगा है, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट अलग है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में लगा है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में लगा है तो बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड झुके हुए हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लगा है तो बाकी सब राइट हैंड साइड में झुके। और ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। मतलब ये यहाँ पर इनका देखिए नेगेटिव लिखा है ना, मतलब ये ब्यूटेन 2 ऑल नेगेटिव वाला है। मतलब कि अगर इसमें से लाइट पास किया जाए तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर देगा। दैट मीन्स इट इज़ लेवो रोटेटरी और एल फॉर्म। और ये वाला में पॉजिटिव लिखा है, मतलब अगर इससे पास किया जाए लाइट को तो ये हमारे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट कर देगा, मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो अब ये दोनों हो गए आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब ये आइसोमर में क्या अलग है? सिर्फ बाकी हर प्रॉपर्टी ये दोनों आइसोमर का सेम है। इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, हर कुछ सेम है। सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस इन दोनों में कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इनका अलग है। एक लाइट को राइट हैंड साइड घुमा देता है और एक लाइट को लेफ्ट हैंड साइड घुमा देता है, बस इतना ही। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब जो वो रेशमाइजेशन पढ़ रहे थे ऊपर, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था रेशमाइजेशन। यहाँ पर क्या हो रहा था? मिक्सचर मिल रहा था हमें, है ना। देखिए, रेशमाइजेशन मतलब जहाँ इन्वर्सन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है, मतलब ये वाला भी मिल रहा है और इन्वर्टेड छतरी होने के बाद जो होता है वो दोनों ही टाइप के मिल रहे हैं, है ना। तो इन दोनों का 50-50 मिक्सचर को हम रेशमाइजेशन कहते हैं। अगर मान लेता हूँ कि इन्वर्सन वाला सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर हमारे लाइट को लेफ्ट की तरफ घुमा देता है, तब फिर ऑब्वियसली ये वाला स्ट्रक्चर हमारे लाइट को राइट की तरफ घुमा देगा। और दोनों ही अगर 50-50 है तो क्या होगा? एक 50% मॉलिक्यूल्स लाइट को लेफ्ट की तरफ घुमाना चाहेंगे। समझ रहे हैं ना कि हमारा ये सॉल्यूशन है दोनों, जिसमें दोनों ही 50-50 है। तो अगर ऐसे सॉल्यूशन में से लाइट पास किया जाएगा तो 50% जो मॉलिक्यूल्स इनके अंदर है वो लाइट को लेफ्ट की तरफ घुमाना चाहेंगे और 50% मॉलिक्यूल्स लाइट को राइट की तरफ घुमाना चाहेंगे। तो नेट क्या होगा? नेट ये होगा कि कोई कहीं नहीं घूमेगा। रेशमाइजेशन में क्या होगा? हमारा लाइट जो है पास करके स्ट्रेट निकल जाएगा, ना लेफ्ट की तरफ घूमेगा ना राइट की तरफ घूमेगा। इसलिए नहीं कि क्योंकि इसमें ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसलिए क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन 50% मॉलिक्यूल्स उसे लेफ्ट की तरफ घुमाना चाह रहे हैं, 50% मॉलिक्यूल्स उसे राइट की तरफ घुमाना चाह रहे हैं। तो दोनों का नेट क्या हो रहा है? 0 हो जा रहा है। तो हमारा लाइट रोटेट ही नहीं करेगा यहाँ पर। तो रेशमाइजेशन में ये एक प्रॉपर्टी है कि हमारा लाइट रोटेट नहीं करता है।
तो ये सब बातें हमने यहाँ पर समझ ली। तो इस टाइप से ये दोनों आइसोमर्स अलग है, इसे हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। एक लाइट को लेफ्ट की तरफ घुमा सकता है, एक लाइट को राइट की तरफ घुमा सकता है, बाकी इन दोनों में और कुछ डिफरेंस नहीं है। और ये राइट या लेफ्ट की तरफ क्यों घुमा सकता है, क्योंकि इनका स्पेशियल अरेंजमेंट जो है अलग है। यहाँ पर सी के राइट हैंड साइड में ओइच लगा है, तो बाकी सब पीछे की तरफ झुके हैं, मतलब लेफ्ट की तरफ झुके हैं। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ ओइच लगा है, तो बाकी सारे जो स्पीसीज है इनके संग अटैच्ड वो राइट की तरफ झुके हैं। दोनों ही ट्राइपॉड है। पहले आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से समझ लेना होगा कि ये एक ट्राइपॉड है, ऐसा रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। इसका बेस अगर ये सीधा रखा रहता तो ऐसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। ये ट्राइपॉड है जिसे ऐसा रखा गया है। सिमिलरली ये भी एक ट्राइपॉड है जिसे ऐसा रखा गया है, देखिए ऐसा, ठीक है। तो एक ऐसा रखा हुआ ट्राइपॉड, ऐसा, और एक ऐसा रखा हुआ ट्राइपॉड, दोनों सेम नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए सेम कब होता, जब, एक बात दिखाता हूँ कि मान लेता हूँ ये यहाँ पर हमारा OH कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर हमारा CH3 कनेक्टेड है, यहाँ पर हमारा H कनेक्टेड है, यहाँ पर C2H5 कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसे ऐसे पकड़ के रोटेट करूँ तो क्या सब कुछ वही जगह पे आ रहा है क्या? देखिए नहीं आ रहा ना, देखिए ये अब ये दोनों सेम है नहीं ना, तो ये इसलिए ये सेम नहीं है। रोटेट करने पे ये ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों आइसोमर है, इसमें स्पेशल अरेंजमेंट दोनों का अलग है, ये हमें समझना है। आगे देखते हैं, ये जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये पोलराइजेशन का और एक पिक्चर है जस्ट ये समझने के लिए कि ये ऐसा और ऐसा दो वेट्स से जाते हैं। ये पोलराइजर सिर्फ ऐसे परपेंडिकुलर वाले को अलाउ किया है, हॉरिजॉन्टल वाले को फिल्टर आउट कर दिया। अच्छा, अब हमने जो यहाँ पर पढ़ा कि कुछ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कुछ कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। जो एक्टिव होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट या राइट, और जो इनएक्टिव होते हैं वो रोटेट नहीं करते हैं। तो अब देखना है कि कौन से कंपाउंड एक्टिव होते हैं, कौन से कंपाउंड इनएक्टिव होते हैं। तो वो समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि असिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं और असिमेट्रिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। जब भी हम एक कार्बन का टेट्राहेड्रल कार्बन का एटम बना रहे हैं कि जिनका ये हमारा कार्बन है, इनका ट्राइपॉड के 3 लेग होते हैं, एक सर है ऐसा और 3 लेग है। एक प्लेन ऑफ द पेपर पे रहेगा, एक प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर जिसे हम ऐसे सॉलिड हेज से बनाते हैं, और एक डैश्ड हेज लाइन से बनाते हैं जो प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर। तो ये ट्राइपॉड के 3 लेग हैं और ये इनका सर है, ठीक है। जब भी इस टेट्राहेड्रल कार्बन के साथ यहाँ पर कुछ कनेक्टेड होगा, मैं x ले लेता हूँ, x1, यहाँ पे कुछ कनेक्टेड होगा x2, यहाँ पे कुछ कनेक्टेड होगा x3, और यहाँ पे कुछ कनेक्टेड होगा x4। ये चारों जब अलग रहेंगे, चारों जो अलग अलग होंगे, ठीक है, तब उस टाइप के जो ये सेंट्रल कार्बन है उसे हम कहेंगे असिमेट्रिक कार्बन। ये रेड वाला कार्बन है ना, उसे हम कहेंगे असिमेट्रिक कार्बन। और इसे और एक नाम है स्टीरियो सेंटर भी कह सकते हैं, इस टाइप के कार्बन को स्टीरियो सेंटर भी कह सकते हैं। फिर से समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ, असिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर। कौन है? ये रेड वाला कार्बन। क्यों है? क्योंकि इस रेड वाले कार्बन जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनमें जितने भी 4 चीज़ें कनेक्टेड है, चारों अलग अलग चीज़ें हैं, कोई भी रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। और इस टाइप के मॉलिक्यूल को फिर हम कहेंगे असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। पहले ये समझ लेते हैं। तो असिमेट्रिक कार्बन कौन होता है, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या है, ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दिया है, इसको देखकर समझते हैं। जैसे ये हमारा कार्बन है, ये ट्राइपॉड के जैसा समझे तो ये ट्राइपॉड का हेड है और ये ट्राइपॉड के 3 पाँव है, यहाँ पर ये 3 पाँव है और ये हेड है। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन किसके संग कनेक्टेड है, एक OH के संग, दूसरा H, तीसरा F, चौथा Br। ये चारों अलग है ना, तो ये जो कार्बन हमारा असिमेट्रिक कार्बन है। दूसरे तब यहाँ देखते हैं ये कैसा है, ये ट्राइपॉड के 3 लेग है, 1 2 3, ये पैर है ट्राइपॉड का और ये उसका हेड है, ठीक है, यहाँ पर हम कैमरा लगाते हैं। तो ये इस सेंट्रल एटम है। अभी सेंट्रल एटम की बात करते हैं, यही हमारा असिमेट्रिक कार्बन है कि नहीं। तो देखिए ये OH के संग कनेक्टेड है, दूसरे तब ये CH3 के संग कनेक्टेड है, तीसरे तब ये H के संग कनेक्टेड है और चौथे तब ये CH2 CH5 से कनेक्टेड है, ठीक है।
तो ये एक फिर से असिमेट्रिक कार्बन हो गया। हालांकि ये C है, लेकिन ये भी C है, लेकिन ये पूरा आपको देखना है, ये CH3 है और यहाँ पर C2H5 है, तो ये असिमेट्रिक कार्बन है। इसमें देखते हैं, ये भी फिर ट्राइपॉड के 3 लेग है, समझिए ये एक पाँव है, ये एक पाँव है, ये एक पाँव है, ट्राइपॉड के 3 पाँव है। ये हमारा प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर है, ये प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर है, और ये प्लेन ऑफ द पेपर पे है, और ये इसका हेड है ट्राइपॉड का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाले C एक OH से कनेक्टेड है, दूसरे H से, तीसरा CH3 से और चौथा Br से, ये भी 4 अलग है, तो ये भी फिर असिमेट्रिक कार्बन। यहाँ पर देखिए वैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगा कि ये हमारा असिमेट्रिक कार्बन कौन सा है इसमें से। ये वाले कार्बन के अगर फोकस करें तो ये कार्बन एक Br से कनेक्टेड है, दूसरा CH3 से कनेक्टेड है, तीसरी तरफ H से कनेक्टेड है और चौथा CH2 CH3 से कनेक्टेड है। इसे देखिए ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, इस C को, ये वाले C को, इस C को क्या ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक नीचे Br लगा देता हूँ, इस साइड में CH3, ऊपर में H लगा देता हूँ और साइड में CH2 CH3। तो अब ये देखिए इधर में H से कनेक्टेड है, यहाँ पर CH3 से, यहाँ पे CH2 CH3 से, यहाँ Br, तो 4 साइड अलग अलग कनेक्टेड है। अगर इसे ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बनाना है तो ऑब्वियसली ऐसे बनाकर एक साइड Br लिख दूंगा, फिर यहाँ पर ट्राइपॉड के 3 लेग बना देंगे अलग अलग, ऐसा हेज, एक हेज बनाकर, एक सॉलिड बनाकर, एक ऐसा, ये एक ही बात हुई, ऐसे बना सकते हैं। तो ये हमारा असिमेट्रिक कार्बन है, ये वाला सेंटर में जो रेड कलर का है, ये असिमेट्रिक कार्बन है, ये असिमेट्रिक कार्बन है। ओके, और ये पूरा एटम को हम फिर कहेंगे असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, सॉरी इस पूरे मॉलिक्यूल को कहेंगे असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो ऐसा देखा गया है, या ऐसा ही है फैक्ट, कि असिमेट्रिक कार्बन या असिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो होता है उनमें ही ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी जाती है। अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो जाए तो, या मतलब वो नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो जाए, जिसमें ये क्या कह रहा हूँ, नॉन असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, मतलब असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ये सारे एग्जाम्पल असिमेट्रिक मॉलिक्यूल के। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो असिमेट्रिक नहीं है, दैट मीन्स नॉन असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, तो उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल नॉन असिमेट्रिक मॉलिक्यूल का लो, यहीं पर मिल जाएगा आपको थोड़ी देर में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर भी एक H होता Br की जगह, तब ये असिमेट्रिक नहीं होता, ये नॉन असिमेट्रिक होता, क्योंकि दो H है यहाँ पर, चारों मुझे अलग अलग चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो जो असिमेट्रिक होता है उसे हम असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, ऐसे कार्बन को असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। पूरे मॉलिक्यूल को असिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहेंगे, और इस असिमेट्रिक कार्बन को स्टीरियो सेंटर भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल में। ये कायरल क्या होता है, अकायरल क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कायरल मॉलिक्यूल है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मिरर इमेज जो बनेगा ना, वो अगर मैं फिर से ओरिजिनल के ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहूँ तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। क्या समझ आया इससे, कि फॉर एग्जांपल ये वाला एक मॉलिक्यूल आप देखिए, ये यहाँ पर एक मिरर रखा है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। पहले ये सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है वो आप सोचने की कोशिश कीजिए। तो हमारा यहाँ पर सेंटर कार्बन है, ये ट्राइपॉड के 3 लेग है और ये इनका हेड है। यहाँ पर एक Cl लगा है, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ CH3, चारों अलग अलग है। तो ये मॉलिक्यूल हमारा असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। ये जो सेंटर में कार्बन है ये हमारा असिमेट्रिक कार्बन है, या उसे हम स्टीरियो सेंटर भी कह सकते हैं उस कार्बन को, ठीक है। अब इसके सामने हमने एक मिरर रख दिया, तो फिर इस मिरर में कैसा हमारा इमेज बनेगा, इस मॉलिक्यूल का इमेज कैसा बनेगा इस मिरर में, ऐसा बनेगा जैसा यहाँ पर दिख रहा है। CH3 अभी भी ऊपर है तो ऊपर है, Cl पीछे की तरफ है, मतलब मिरर से दूर है, तो यहाँ भी मिरर से दूर है। ये वाला मिरर की तरफ है लेकिन प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर, ये वाला भी मिरर की तरफ है लेकिन प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर, ये वाला भी मिरर की तरफ है लेकिन प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर। तो ये भी H हमारा मिरर की तरफ है लेकिन प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर। तो इस तरीके से मिरर इमेज आपको समझ आ रहा है, ये मिरर है तो ये एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या मैं इससे उठाकर इसके ऊपर रखूँ तो क्या ये इस पर सुपर इम्पोज होगा? ये CH3 को उठाकर ये CH3 पे रखूँगा तो बाकी सब क्या सुपर इम्पोज होंगे? नहीं होंगे। देखकर ही समझ आ रहा है, इससे उठाकर इस पर रखा जाए तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा काम कर सकता हूँ कि इसको रोटेट करके देखता हूँ कि रोटेट करने के बाद क्या ये सुपर इम्पोज होता है। तो इसे रोटेट करने के लिए देखिए ऐसा लिखा गया है कि इसे इस डायरेक्शन रोटेट कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में रोटेट का क्या मतलब है
ये वाला CH3 को Cl को मैं रोटेट करके पीछे की तरफ से ऐसे ले आता हूँ, पीछे से रोटेट करके। हाँ, कैसा दिखा है ना, ये कौन से वाइज रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर आप ऊपर से देखें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि CH3 को मैं पकड़ूंगा हाथों से और इसे ऐसे रोटेट कर दूंगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो ये क्या होगा, हमारा ये Cl जो है ये भी घूमकर इस साइड आ जाएगा, Cl वही हो रहा है। देखिए ये जो OH है जो स्क्रीन से बाहर है अभी, वो घूमकर वो भी 90 डिग्री घूमकर इधर कहीं आएगा स्क्रीन के अंदर, लेकिन वो देखिए OH। और ये जो हमारा H था जो स्क्रीन के अंदर था ऐसे, वो अभी स्क्रीन के बाहर 180 डिग्री यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए इमेजिनेशन करके, तो आपको ये समझ आएगा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने इसे पकड़कर 180 डिग्री रोटेट कर दिया। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसा जैसे ये दिया है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये उठकर यहाँ से ऐसे था ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री अगर इसे रोटेट कर दे ऐसे, तो ऐसे ही होगा। वही है, ये CH3 और ये Cl था, यहाँ पर CH3 यहाँ पर Cl, अब यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Cl हो गया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली बाकी भी रोटेट हो जाएंगे 180 डिग्री। तो ये हमारा OH जो है ये स्क्रीन से बाहर है, ये अभी स्क्रीन के अंदर उस तरफ चला जाएगा 180 डिग्री। तो वही हो रहा है। ये जो हमारा H है वो स्क्रीन के अंदर है, तो वो भी अभी रोटेट होकर 180 डिग्री यहाँ कहीं आ जाएगा स्क्रीन से बाहर, तो ये यहाँ पर आ गया। ये 3D ओरिएंटेशन में रोटेशन हो रहा है। तो अब ये ट्राइपॉड की फिर से वही बात है, ट्राइपॉड के 3 लेग है, ये नीचे जो दिया है ये 3 लेग है और ये उनका हेड है, ऐसे करके ट्राइपॉड पड़ा है। अब क्या इसे इसके ऊपर रखूँगा तो क्या सुपर इम्पोज होगा क्या? ओरिजिनली जो इनका मिरर इमेज था ये तो सुपर इम्पोज नहीं होने वाला था, ये समझ आया। इसे हमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया तो हमें ये मिला। अब क्या इसे अगर इसके ऊपर रखूँ तो सुपर इम्पोज होगा? आंसर है अभी भी नहीं होगा। क्यों, क्या डिफरेंस रह गया? ये बाहर जो था स्क्रीन से बाहर वो OH लगा है और स्क्रीन के अंदर जो है वो OH है, और यहाँ पर उसका उल्टा है, तो ये दोनों फिर से सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। तो ना तो मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो रहा है, ना तो मिरर इमेज को रोटेट करने के बाद कोई भी ऐसा रोटेशन कर दो मिरर इमेज का तो भी वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा ओरिजिनल पे। तो इस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर से एक बार इसका लिटरेचर पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कायरल मॉलिक्यूल। When the mirror image of a molecule is non-superimposable on the original molecule and cannot be rotated in any manner to overlap with the original molecule। तो ना तो मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो रहा है, ना तो मिरर इमेज को मैं किसी भी मैनर में रोटेट करूँ ताकि वो सुपर इम्पोज हो पाए, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल। अब ये कायरल मॉलिक्यूल ही कायरल मॉलिक्यूल वही मॉलिक्यूल्स होंगे जो असिमेट्रिक होते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 चारों अलग है ना, तो यहाँ ऐसा है। अब देखिएगा एक अकायरल मॉलिक्यूल को देखते हैं, तो अकायरल मॉलिक्यूल वही मॉलिक्यूल्स अकायरल होते हैं जो असिमेट्रिक नहीं होते हैं। अगर वो असिमेट्रिक है तो वो कायरल ही हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर में समझते हैं कैसे। पहले अकायरल किसे कहते हैं देख लेते हैं। अ मॉलिक्यूल हुज मिरर इमेज कैन बी सुपर इम्पोज्ड ऑन दी ओरिजिनल। या तो मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर सकता हूँ, या तो मिरर इमेज को रोटेट करके किसी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ले आऊँगा कि वो सुपर इम्पोज हो रहा होगा ओरिजिनल के ऊपर, और कैन बी रोटेटेड टू ओवरलैप विद द ओरिजिनल, देन सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अकायरल मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल्स को फिर हम अकायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। इनका एक एग्जाम्पल यहाँ फोटो में देखते हैं। पहले ये है एक एग्जाम्पल, ठीक है। पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है। ये हमारा जो कार्बन है यहाँ पर, ये वाला कार्बन या और ये मॉलिक्यूल जो है असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है कि नॉन असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो इसका ये कार्बन के संग क्या क्या कनेक्टेड है? एक 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक Cl एक CH3, मतलब सिमिलर चीज़ कनेक्टेड है ना। तो जैसे ही सिमिलर चीज़ कनेक्टेड हो गए अब ये असिमेट्रिकल नहीं रह गया, अब ये नॉन असिमेट्रिकल है, ठीक है। अच्छा चलिए ये तो समझ आ गया। ऊपर वाला हमारा असिमेट्रिकल था, ये हमारा नॉन असिमेट्रिकल है। अब फिर से वही काम करते हैं, एक मिरर रखते हैं और उसका मिरर इमेज बनाते हैं। तो ये हमारा मिरर इमेज होगा, CH3 इधर CH3 इधर, ये Cl पीछे की तरफ है मिरर से दूर, यहाँ भी Cl पीछे की तरफ मिरर से दूर। एक H है मिरर की तरफ लेकिन प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर, ये भी एक H मिरर की तरफ प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर, ये एक H मिरर की तरफ लेकिन प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर, ये भी एक H मिरर की तरफ लेकिन प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर
हो गया ये मिरर इमेज, एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। इसे उठाकर इसके ऊपर रखूंगा तो सुपर इम्पोज होगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। क्लोरीन तो इस साइड है, इसका क्लोरीन तो इस साइड है, नहीं होगा। इसे फिर से मैं रोटेट करता हूँ 180 डिग्री। 180 डिग्री रोटेट करने पे क्या होगा, अगर मैं ये CH3 और क्लोरीन को देखूँ तो यहाँ पर ऐसे है, और 180 डिग्री जब मैं इसे रोटेट कर दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारा CH3, यहाँ पर हमारा क्लोरीन। तो देखिए ये CH3 क्लोरीन, बाकी हाइड्रोजन जैसे थे वैसे ही करूँगा। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है इसका मैं नाम लिखता हूँ H1, और ये हाइड्रोजन का नाम लिखता हूँ H2। तो ये हाइड्रोजन रोटेट होकर 180 डिग्री उस तरफ कहीं जाएगा, अंदर की तरफ, और वो हैश लाइन से दिखाऊंगा। तो ये है ये वो वाला अंदर की तरफ, और हैश लाइन से दिखा रहा हूँ H1। ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये भी 180 डिग्री रोटेट करेगा। ये अभी स्क्रीन के अंदर है तो रोटेट करके कहीं यहाँ आएगा स्क्रीन के बाहर 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ ये 180 डिग्री रोटेट करके, और इसे फिर मैं सॉलिड लाइन से दिखाऊंगा। तो ये है वो वाला हाइड्रोजन H2 जो सॉलिड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये आप समझिए पहले, ठीक है। तो ये H1 जो हमारा था ये अंदर चला गया, H2 बाहर आ गया। यहाँ भी था वही, OH जो है अंदर चला गया और H जो है बाहर आ गया। बाकी सब तो ऐसे ही है, CH3 क्लोरीन, यहाँ भी CH3 क्लोरीन, ऐसे ऐसे बाकी सारे सेम है ना, ठीक है। अब मैं अगर इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूँ तो क्या ये सुपर इम्पोज होगा? देखिए खुद सोचिए, इससे अगर इसके ऊपर रखूँ तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो H1 H2 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा H1 है कौन सा H2 है, दोनों ही H है। तो चाहे मैं इसके ऊपर रखूँ, हालांकि देखिए यहाँ पर क्या था, ये वाला हमारा H1 था, ये वाला हमारा H2 था, ठीक है। अभी मैं ये पूरे को उठा के इसके ऊपर रखूँगा ना तो H1 के साथ H2 बैठेगा, और यहाँ पर H2 के साथ H1 बैठेगा। लेकिन इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि H1 H2 बोलकर कुछ नहीं होता, जो होता है सब हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही समझना है। तो अगर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही समझो तो ये तो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो मैं हाइड्रोजन को हाइड्रोजन और इसको तो OH ही समझना पड़ेगा, एक ही तो नहीं है ये दोनों। तो यहाँ पर OH के जगह H और H के जगह OH तो सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये दोनों ही H होते तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि H1 है कि H2 है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होते हैं, वो दोनों इन पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग रहा है कि अगर ये नॉन असिमेट्रिकल है, मतलब चारों चीज़ें अलग नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मिरर इमेज बनाकर घुमा फिरा कर इस पर सुपर इम्पोज किया जा सकता है, जैसे ये वाला हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर ये चारों इसके संग जो कनेक्टेड है कार्बन के संग वो अलग अलग स्पीसीज है, तो उसे मिरर इमेज बनाने के बाद चाहे आप जैसे भी रोटेट कीजिए ये सुपर इम्पोज नहीं होने वाला। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है आप समझ सकते हैं, ये असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इनका ये कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, ये मिरर इमेज इनका नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। और ये जो नॉन असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ये है अकायरल इमेज होते हैं, इनका मिरर इमेज सुपर इम्पोज होता है, ठीक है। इतना बात समझ आए। अब एक बात और देखेंगे कि जो कायरल मॉलिक्यूल है जिनका मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होता, इनमें ही ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये वाले ऑप्टिकल आइसोमर के एग्जाम्पल्स जब पढ़े थे हमने यहाँ पर, तो क्या पढ़ा था, ये थे हमारे ऑप्टिकल आइसोमर के एग्जाम्पल। अब देखिए क्या ये कायरल मॉलिक्यूल है, ये हमारा जो C है, एक तरफ CH3, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा C2H5, चौथा OH, चारों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये कायरल मॉलिक्यूल है। ये कायरल मॉलिक्यूल ये ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं, दैट मीन्स दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। वही अगर मैं इसके जगह एक दूसरा एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ, ब्यूटेन टू ऑल है ना, उसके जगह आप खुद कॉपी में लिख कर देखिए, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल कैसा दिखेगा, C बनाऊंगा, दो वाले पे यहाँ पर OH है, तो यहाँ पर H3 होगा, यहाँ पर H होगा एक, और यहाँ पर H3 होगा। अगर ये वाले कार्बन पे फोकस कीजिए, ये रेड वाले कार्बन पे, तो कैसा कंपाउंड हमारा बन रहा है, ये C, एक साइड OH है, दूसरे साइड हमारा एक सॉलिड लाइन बना देता हूँ ऐसा, ये एक डैश लाइन बनाता हूँ और ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। देखिए क्या क्या कनेक्टेड है, इस C के संग एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक OH कनेक्टेड है और दो CH3 कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं CH3 लिखूँगा, यहाँ भी CH3 लिखूँगा और यहाँ पर एक H लिखूँगा। अब देखिए ये वाला रेड वाला जो हमारा C है, क्या ये असिमेट्रिकल कार्बन है? आंसर है नहीं, क्योंकि ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। ये चारों चीज़ें जो इस C से कनेक्टेड है, रेड वाले C से, अलग नहीं है। तो हमारा प्रोपेन टू ऑल जो है ना,
ये प्लस या माइनस नहीं हो सकता, इसके कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं हो सकते। ऑप्टिकल आइसोमर्स सिर्फ उनके होंगे, वैसे कार्बन के होंगे जो कार्बन असिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर आगे और पढ़ते हैं। नोट, सेंट्रल कार्बन एटम इन कायरल मॉलिक्यूल इज असिमेट्रिक। यही बातें तो मैं कह रहा था कि ये कायरल मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। देखिए कायरल मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, इनका जो सेंट्रल एटम है ये वाला, ये असिमेट्रिक है, चारों चीज़ें अलग है। और जो अकायरल मॉलिक्यूल है इनका सेंट्रल एटम जो है वो नॉन असिमेट्रिक है, क्योंकि इनके चारों चीज़ें एक नहीं है। ये देखिए 2 हाइड्रोजन सिमिलर है, सॉरी चारों चीज़ें अलग नहीं है, 2 हाइड्रोजन सिमिलर है। तो सेंट्रल एटम इन अकायरल मॉलिक्यूल इज नॉट असिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है, इतनी बातें समझ आई। और क्या समझ आ रहा है कि कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, जो हमने कहा, दैट इज दे कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट आइदर क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज हो तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म या पॉजिटिव कहते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसे हम लेवो रोटेटरी या एल फॉर्म या नेगेटिव कहते हैं। तो कायरल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वो प्लेन पोलराइज को राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ घुमा सकते हैं। जो अकायरल मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, वो प्लेन पोलराइज को किधर भी नहीं घुमाएंगे। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर 2 मॉलिक्यूल। जैसा हमने कहा था प्रोपेन 2ऑल का एग्जांपल लिया हूँ, तो प्रोपेन 2ऑल ऐसा दिखता है, जैसे दो CH3 होगा, एक हाइड्रोजन एक OH। तो ये हमारा जो सेंट्रल एटम है यहाँ लिखा है नॉट असिमेट्रिक कार्बन, ये हमारा असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। क्योंकि ये असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, ये मॉलिक्यूल भी जो है अकायरल होगा। देखिए अकायरल मॉलिक्यूल है, उसे हम प्रूव भी करेंगे। तो पहले ये डॉटेड लाइन बनाकर एक मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज में जो OH है मिरर की तरफ है, यहाँ भी OH मिरर की तरफ, CH3 मिरर से अलग लेकिन मिरर से दूर लेकिन प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर, यहाँ भी CH3 मिरर से दूर लेकिन प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर। ये वाला भी मिरर से दूर लेकिन CH3 प्लेन ऑफ द पेपर के बाहर। ठीक, ये भी मिरर से दूर प्लेन ऑफ द पेपर के बाहर। ये वाला भी मिरर से दूर जा रहा है लेकिन प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर है, ये भी मिरर से दूर जा रहा है, प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर है। तो ये A और B हो गया हमारा मिरर इमेज ऑफ ईच अदर हो गया। इस मिरर इमेज को अब हम रोटेट करके भी देख लेते हैं 180 डिग्री। क्या करना होगा, इस OH को पकड़ूंगा, पकड़ के इधर से ऐसे सामने की तरफ रोटेट कर दूंगा, ऐसे अपने OH को पकड़ के अपने तरफ लाते हुए फिर से प्लेन ऑफ द पेपर पे रख दूंगा। वही किया गया यहाँ पर, देखिए रोटेशन भी वैसे ही दिखा रहा है। इसे उठाकर ऐसे आपके सामने लेके आएंगे प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर, और फिर प्लेन ऑफ द पेपर पे रख दिया मैंने। जैसे ही ऐसे करूँगा बाकियों का क्या होगा वो यहाँ पर दिख रहा है। ये हमारा H जो है ये भी 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा। ये CH3 जो है ये अंदर चला गया, ये CH3 है, ये आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, ये थोड़ा समझना है। ये जो CH3 है ये अब अंदर चला गया, ये वाला CH3 है, और ये जो CH3 था ये बाहर आ जाएगा, ये वाला CH3 है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, OH है। कैसे हो रहा है, बस मैं ये इस OH को पकड़ के रोटेट कर रहा हूँ। पहले खींचा अपने तरफ, पेपर से बाहर आ गया, फिर घुमाकर इस तरफ रख दिया इधर, फिर प्लेन पेपर के ऊपर रख दिया। तो ये बाकी सब ऐसे रोटेट होंगे। अब थोड़ा सोचिए, ये वाला भीतर चला जाएगा, ये वाला बाहर आ जाएगा ऐसे। अब ये दोनों को अगर मैं रखूँ इसके ऊपर तो क्या ये इम्पोज हो रहा है? आंसर है हाँ, हो रहा है, ये वाला। देयरफॉर ये अकायरल मॉलिक्यूल है। यहीं पे यही बातें लिखी हैं कि ए जो है ये है प्रोपेन 2ऑल, बी जो है ये है मिरर इमेज ऑफ प्रोपेन 2ऑल, सी जो है ये 180 डिग्री रोटेटेड मिरर इमेज ऑफ प्रोपेन 2ऑल, क्योंकि इसे मैंने 180 डिग्री घुमा दिया पकड़ के। और सी और ए क्या है, ये सी और ये ए दोनों सुपर इम्पोजेबल है, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो जाएंगे। देयरफॉर ये एक एग्जाम्पल है अकायरल मॉलिक्यूल का। और इतने आपको ट्रबल नहीं लेना है एग्जाम में, जस्ट ये कार्बन को देखना है कि ये हमारा कार्बन जो बीच में है ये सिमेट्रिकल कार्बन असिमेट्रिकल कार्बन है या कि नॉट असिमेट्रिकल कार्बन है। अगर असिमेट्रिकल कार्बन है तो ये कायरल बनेगा, अगर असिमेट्रिकल कार्बन नहीं है तो ये अकायरल बनेगा। और अकायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और कायरल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो जितना भी ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं ना वो सब कायरल मॉलिक्यूल्स की बनते हैं, अकायरल मॉलिक्यूल्स के आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते। अब यहाँ पर अकायरल का एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर है ब्यूटेन 2ऑल, जो हमने पहले भी लिया था। ये हमारा ब्यूटेन 2ऑल ऐसा ही देखने में होगा। थोड़ा भी डाउट है कि ऐसा होगा कि नहीं तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, 1 के ऊपर 2 के ऊपर OH, बाकी यहाँ CH3, यहाँ पर एक CH2, यहाँ पर एक CH2 और इसके साथ एक H लगा होगा ऐसा। तो ये वाला हमारा सेंट्रल कार्बन है,
इसके संग क्या क्या आइटम लगा है, एक तरफ CH3, दूसरी तरफ देखिए CH3 लगा दिया हमने, फिर एक OH, यहाँ OH लगा दिया, एक ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लगा दिया, और दूसरी तरफ ये C2H5 एक साथ लिख सकता हूँ, वो लगा दिया। ये हमारा हो गया ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, अब इस ब्यूटेन टू ऑल को मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ये ट्राइपॉड का हेड है और ये ट्राइपॉड के 3 पाँव है। मिरर रखा हूँ, इसका मिरर इमेज बना तो ये ऐसे देखने में होगा, ये इस तरफ चला गया, ये अंदर, ऐसे ऐसे आप समझ सकते हैं। अब इसे 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, फिर इसको पकड़ के मैं ऐसे लाऊंगा अपने तरफ स्क्रीन से बाहर, और फिर घुमाकर यहाँ रख दिया ऐसे, तो हमारा ये हाइड्रोजन भी 180 डिग्री घूमकर ऐसा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, वो आ गया। बाकी ये C2H5 जो है अब ये स्क्रीन के अंदर चला जा रहा है, जैसे हमने ऊपर भी कहा था ना, ये वाला जो है, ये वाला, ये अब स्क्रीन के अंदर चला जाता है। देखिए ये जो बॉक्स वाला है ये स्क्रीन के अंदर गया था, ठीक है। वैसे यहाँ पर C2H5 स्क्रीन के अंदर चला जाएगा, और ये C3H3 जो है, CH3 है, वो स्क्रीन के बाहर ऐसे आकर रहेगी, ठीक है। अब ये दोनों को मैं सुपर इम्पोज करके देखूँ तो क्या होगा, नहीं होगा। ये जो बाहर है यहाँ पर C2H5 बाहर है, यहाँ पर जो बाहर है वो CH3 बाहर है। अगर ये दोनों सेम होते ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे यहाँ पर ये दोनों सेम थे तो ये सुपर इम्पोज हो गया, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। देयरफॉर ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है। डी ब्यूटेन टू ऑल, ये ई जो है मिरर इमेज ऑफ ब्यूटेन टू ऑल, एफ क्या है 180 डिग्री रोटेटेड इमेज ऑफ ब्यूटेन टू ऑल, एंड डी एंड एफ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, थोड़ा लिटरेचर देखते हैं। प्रोपेन टू ऑल जो ए में लिखा हुआ था, ये वाला आप तो याद होगा, ए पे लिखा है, डज नॉट कंटेन असिमेट्रिक कार्बन एज ऑल दी 4 ग्रुप्स अटैच टू दी टेट्राहेड्रल कार्बन आर नॉट डिफरेंट। चारों जो इसमें कनेक्टेड है अलग है, नहीं है, ये और ये सेम है, तो ये कार्बन जो है असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। When the mirror image B of the carbon of the molecule is rotated by 180 degree, तो मुझे C मिल रहा है, it completely overlap with the original A के संग originally overlap कर रहा है। The propane to all is a chiral molecule, it is optically inactive, also A and B and A and C are not optical isomer of each other। क्योंकि ये optically inactive है, ये दोनों आइसोमर नहीं है, या ये और ये भी आइसोमर नहीं है, ठीक है, ये सेम ही है। अगर मैं ये और ये देखूँ तो ये मॉलिक्यूल बी और ए सेम है, क्योंकि बी को मैं जैसे ही रोटेट करूँगा वो सी बन जाएगा, और सी को मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। लेकिन जो ये हमारा डी और ई है, या डी और एफ है, ये ऑप्टिकल आइसोमर है। ई और एफ कुछ नहीं है, ई और एफ सेम ही चीज़ है। अगर एक मॉलिक्यूल को मैं ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ तो वो एक ही बात है, जो ई है वही एफ है। डिफरेंस है डी और ई में या डी और एफ में। तो डी और ई सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, डी और एफ भी सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, देयरफॉर डी एंड ई आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, और डी एंड एफ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ई एंड एफ कुछ नहीं है, वो सेम ही चीज़ है, जस्ट मैं घुमा कर लिखा हूँ। तो यही सारी बातें यहाँ लिखी है। ब्यूटेन टू ऑल डी हैज़ एन asymmetric carbon atom as 4 different groups are attached to the tetrahedral carbon atom. When mirror image E of the molecule is rotated by 180 degree, तो मुझे F मिलता है। It does not overlap with the original D. Original image D से overlap नहीं करता। Thus, the butane to all is chiral molecule. It is optically active. If D rotates the plane of the polarized light to the clockwise direction, यहाँ पर कह रहा है कि क्योंकि ये optically active है, तो अगर D प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट कर सकता है, राइट की तरफ, तो ई क्या करेगा या एफ क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा। तो इसका मतलब कि अगर हमारा डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो तो ई या एफ लेवो रोटेटरी होगा। ई या एफ क्यों करना, क्योंकि ई और एफ सेम है, वो लेवो रोटेटरी होगा। यही बातें लिखी हैं कि इफ डी रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन डी ई और एफ कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देयरफॉर डी ई या तो फिर डी एफ आर ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। इतना तो मुझे लग रहा है क्लियर होगा। अब एनेंटियोमर्स क्या होते हैं ये थोड़ा देख लेते हैं। इनएंटियोमर्स, तो इनएंटियोमर्स क्या होते हैं? इनएंटियोमर्स आर पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं उसे ही हम इनएंटियोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पर जो हमारा डी और ई था वो दोनों आइसोमर है एक दूसरे के। कौन सा आइसोमर है? ऑप्टिकल आइसोमर है ये डी और ई, तो ये हो गए इनएंटियोमर्स एक दूसरे के।
या फिर डी और एफ ये भी इनएंटियोमर्स है एक दूसरे के, लेकिन ए और बी या ए और सी कोई इनएंटियोमर नहीं है क्योंकि ये कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है ही नहीं। तो यहीं पर देखिए enantiomers are pair of stereoisomers that are non-superimposable mirror image of each other in the given above example D and E or D and F are enantiomers. They arise due to a presence of asymmetrical tetrahedral carbon atom. ये बात आपको ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स या हम कहते हैं जिसे कायरल मॉलिक्यूल्स, ये बनता ही है इसके कारण, किसके कारण? असिमेट्रिक टेट्राहेड्रल कार्बन एटम के कारण। अगर ये असिमेट्रिक नहीं रहा तो फिर वो कायरल भी नहीं रहेगा, अकायरल बन जाएगा, और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं रहेगा, और वो कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स भी नहीं बनाएंगे तब, ठीक है ना। enantiomers possesses identical physical properties like melting point, boiling point, reflective index। जैसे हमने पढ़ा ये जो D और E है वो सारे, ये जो यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो D और E है ये या D और F है, इनके सारे प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो प्रॉपर्टीज देंगे, रिएक्टिविटी, जो भी प्रॉपर्टीज है केमिकल फिजिकल, सब सेम होते हैं। सिर्फ ये दोनों कंपाउंड जो है एक ही जगह इनका डिफरेंस है कि एक लाइट को लेफ्ट की तरफ घुमा देता है तो दूसरा लाइट को डी और ई फिर लाइट को राइट की तरफ घुमा सकते हैं, या अगर डी लाइट को राइट की तरफ घुमा देगा तो ई या एफ लाइट को लेफ्ट की तरफ घुमा देंगे। बस ये दोनों लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं, बाकी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए इनका नाम है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है ना। दे ओनली डिफर विद द रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इफ वन ऑफ द एनेंटियोमर इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दैट मीन्स डी फॉर्म या पॉजिटिव या क्लॉकवाइज, तो अदर एनेंटियोमर को क्या होना पड़ेगा? लेवोटोरोटेटरी, दैट इज एल फॉर्म, या नेगेटिव या तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, उम्मीद है इतनी बातें समझ आ रही है। अब रेशमाइजेशन पढ़ते हैं। हमने तो यहाँ पर पढ़ लिया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो कार्बन है वो असिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है। ओके, अब ये बात है कि मान लेता हूँ कि जैसे हमने ब्यूटेन देखा अभी कि जो ब्यूटेन टू ऑल होता है, ब्यूटेन टू ऑल, ये तो एक असिमेट्रिकल कार्बन पे बना है, देयरफॉर ये प्लस ब्यूटेन टू ऑल भी हो सकता है और माइनस ब्यूटेन टू ऑल भी हो सकता है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एनेंटियोमर्स है, या ऑप्टिकल आइसोमर भी कह सकता हूँ, है। ओके, अगर ये वाला लाइट, इससे लाइट को पास किया जाए तो ये लाइट को राइट साइड में या क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, इससे लाइट को पास किया जाए तो ये लाइट को लेफ्ट साइड में या तो एंटी काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसा कंटेनर में सिर्फ ये नहीं लूँ, दोनों का 50-50 मिक्सचर ले लूँ, 50% ये पॉजिटिव वाला भी ले लूँ और 50% ये नेगेटिव रोटेशन वाला भी ले लूँ, और इससे अगर मैं लाइट को पास करूँगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमारा लाइट 30 डिग्री अगर लेफ्ट राइट रोटेट किया होगा तो फिर 30 डिग्री लेफ्ट भी रोटेट करेगा, अल्टीमेटली हमारा लाइट कहीं भी रोटेट नहीं करेगा, वो जैसा था वैसे ही रह जाएगा। तो क्या हमारा ये कंपाउंड इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव बन गया, लेकिन इंडिविजुअली एक्टिव था। अगर एक भी मॉलिक्यूल कम ज़्यादा हो जाए, 50-50% का रेशियो ख़त्म हो जाए, तो ये फिर से ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएंगे, ये लाइट को जो भी कंपाउंड ज़्यादा होगा उस तरफ रोटेट करने लगेंगे। तो ऐसा मिक्सचर बनाना जिसमें हमने एक पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले को इक्वल रेशियो में मिला दिया है, और मिलाकर जो हमने बनाया है उसे हम कहते हैं रेशमिक मिक्सचर। ये देखिए लिखा है ना, उसे हम कहते हैं रेशमिक मिक्सचर या फिर रेशमिक मॉडिफिकेशन, ठीक है। और इनका ऑप्टिकल ये क्या हो जाते हैं? रोटेशन इनका 0 हो जाता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनेंटियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, ये बात ध्यान रखना है कि वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, विल हैव 0 ऑप्टिकल रोटेशन, तो उनका ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा। एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसिल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू अदर आइसोमर, सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड रेशमिक मिक्सचर और रेशमिक मॉडिफिकेशन। तो जैसा हमने कहा, अ रेशमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाई प्रीफिक्स DL, जैसे D से था डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट हैंड साइड वाला, L से था लेवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो DL मतलब है लेफ्ट राइट दोनों या प्लस माइनस दोनों, ठीक है ना, बिफोर द नेम। फॉर एग्जांपल DF ब्यूटेन टू ऑल, तो हमारे पास 2 एग्जांपल था ना, एक था प्लस ब्यूटेन टू ऑल
एक था -B12। अगर दोनों को 50-50 मिक्स कर दूंगा तो फिर जो कंपाउंड का नाम होगा वो होगा ऐसा, ये जो दिखा है ना यहाँ पर, +- या फिर लिखूंगा DF ब्यूटेन। ठीक है, when D and E आर मिक्सड इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब ये D और E कौन सा है, यही है, ये वाला हमने जो यहाँ पर पढ़ा था, ये वाला, ये है D, ये है E। ये DE को अगर मैं इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स कर दूंगा तो हमें जो मिलेगा वो रेशमिक मिक्सचर होगा, उसे हम DF ब्यूटेन कहेंगे या तो फिर +- ब्यूटेन कहेंगे, और ये 0 ऑप्टिकल रोटेशन दिखाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ एंटियोमर्स इनटू रेशमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेशमाइजेशन। तो इस प्रोसेस को रेशमाइजेशन कहते हैं। इतना कुछ हमने पढ़ा किस लिए, ये बात समझने के लिए, ये क्वेश्चन करने के लिए। आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द पेयर ऑफ कंपाउंड्स। ये जो 3 एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें पेयर है ABC, AB, यहाँ भी AB, यहाँ भी AB। तो इनमें से कायरल कौन सा है, अकायरल कौन सा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सिंपल सी बात है। कायरल मतलब जो प्लेन जिनका मिरर इमेज जो बनेगा वो ओरिजिनल के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करता हो, या मिरर इमेज को रोटेट करने के बाद भी ओरिजिनल के साथ सुपर इम्पोज नहीं करता हो। ऐसी प्रॉपर्टी कौन दिखाती है, ऐसी प्रॉपर्टी असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं। तो अब इसमें से यही करना है कि असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कौन सा है वो ढूंढ लेना है, तो वही हमारा कायरल होगा। देखते हैं, यहाँ पर ये सेंट्रल कार्बन है, यहाँ पर बीच में पड़ा हुआ। इस सेंट्रल कार्बन के संग यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ Br, यहाँ CH3, चारों अलग है ना, तो ये हमारा असिमेट्रिकल कार्बन है, मतलब ये कायरल है। यहाँ पर देखते हूँ, यहाँ पे 2 Br है, तो ये असिमेट्रिकल नहीं है, मतलब अकायरल है। अकायरल में कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर देखता हूँ, ये हमारा सेंट्रल एटम है, कार्बन है, तो इसके संग एक OH लगाए, एक H लगाए, यहाँ पर ऐसा छोड़ दिया है, मतलब एक C है, और यहाँ पर 1 2 ऐसा लूप बना है, मतलब 1 2 3 C है यहाँ पर। इस कार्बन के एक साइड OH, एक साइड H, एक साइड एक C और एक साइड 3 C, चारों अलग है, तो ये कायरल। और कायरल मतलब ये असिमेट्रिकल है, इसलिए कायरल। यहाँ पर ये देखते हैं, ये वाला कार्बन के साथ एक साइड H है, एक साइड OH है, लेकिन एक साइड फिर यहाँ पर 2 C है, दूसरे साइड भी 2 C है, तो फिर यहाँ दोनों सिमिलर हो गए, तो ये अकायरल। क्योंकि असिमेट्रिकल नहीं है, जब भी असिमेट्रिकल कार्बन होगा तभी वो कायरल होगा। ठीक है ना, ठीक है। तीसरे वाले में देख लेते हैं। तीसरे वाले में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना के दिया है, उन्होंने सीधा सीधा दिया है। तो अब इस कार्बन के ऊपर फोकस करते हैं। इस कार्बन के ऊपर फोकस करें, ये रेड वाले कार्बन पे, तो क्या है, एक Br लगाए, एक CH3 लगाए, दूसरा एक H लगा है, इसमें सिर्फ H, और तीसरा ये पूरा लगा है, ऐसा। तो 4 अलग अलग चीज़ें लगी हैं, तो ये असिमेट्रिकल कार्बन है, इसका मतलब ये कायरल है। यहाँ पर देखते हैं, तो इससे अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो तोड़कर देखते हैं कि हमारा Br किससे लगा है, ये वाले कार्बन से लगा है। तो इस कार्बन को रेफरेंस लेते हुए अब चलिए ड्रॉ करते हैं। तो एक साइड Br ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर इसी कार्बन के संग 2 हाइड्रोजन है, ऊपर और नीचे लगा देता हूँ, और फिर इस कार्बन के संग ये पूरा इतना बड़ा चेन है, C और C, H3, ये H2 और ये H2। तो क्या 4 चीज़ें अलग है, आंसर है नहीं, 2 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा जो कार्बन है ये असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, देयरफॉर इट इज़ अकायरल मॉलिक्यूल। यही बातें यहाँ पर लिखी है। तो इसका मतलब क्या, हमारा सारा B वाला जो है सब अकायरल है, सारे A वाले कायरल है। तो यहाँ पर लिटरेचर यही है कि A में इज अ कायरल एज टेट्राहेड्रल कार्बन एटम इज असिमेट्रिक एंड सो इट्स मिरर इमेज विल नॉट बी सुपरइम्पोजेबल ऑन द ओरिजिनल। वेयर जो B वाले सारे हैं इज अकायरल एज टेट्राहेड्रल कार्बन एटम इज नॉट असिमेट्रिकल एंड सो इट्स मिरर इमेज विल सुपरइम्पोज ऑन द ओरिजिनल। तो इतनी बातें तो हमने पहले ही समझ रखी थी। वेरी गुड। अब एक छोटे से नए टॉपिक में आते हैं जिनका नाम है RNS कॉन्फ़िगरेशन। इसे कहते हैं कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल, मतलब CIP शॉर्ट में, कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल और CIP। इस रूल से हम ये निकालते हैं कि R कॉन्फ़िगरेशन और S कॉन्फ़िगरेशन, R को कहते हैं रेक्टस और S को कहते हैं सिनिस्टर। तो ये 2 कॉन्फ़िगरेशन है, ये 2 नाम है आप कह सकते हैं, जो हम किसे असाइन करते हैं, हमारे कायरल सेंटर को, मतलब असिमेट्रिक कार्बन को। कायरल सेंटर, असिमेट्रिक कार्बन, स्टीरियो सेंटर, ये सारे एक ही बात है, उस कार्बन को ही डिनोट करने
जो असिमेट्रिक है। कायरल सेंटर लिख सकते हैं, स्टीरियो सेंटर भी लिख सकते हैं, स्टीरियो सेंटर या असिमेट्रिक कार्बन। ये बस वो कार्बन को डिनोट कर रहे हैं जिनके पास जो 4 चीज़ें लगी है वो चारों अलग अलग है। जो 4 चीज़ें लगी है चारों अलग अलग है, उसी बातें को ये डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इस कार्बन को, ये रेड वाले कार्बन को नाम दिया जा सकता है क्या, या तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फ़िगरेशन वाला है या तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन वाला है। आर मतलब रेक्टस और एस मतलब सिनिस्टर। क्या होता है रेक्टस सिनिस्टर, और ये रूल जो है, इस रूल से हम ये कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। ये रूल ही क्या है, जिन्हें कैन इनकोल प्रीलॉग रूल कहते हैं, CIP रूल, ये अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सिंपल है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये ट्राइपॉड के 3 लेग, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन से बाहर, एक प्लेन के अंदर और ये हेड, ये अगर आपको इतना सी बातें समझ आती है तो बाकी सब कुछ आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, पहला स्टेप है कि रैंक कार्बन एटम अकॉर्डिंग टू कायरल सेंटर, रैंक एटम्स अटैच टू कायरल सेंटर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो ये एक एग्जांपल लेते हैं। ये फिर से हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि ये ट्राइपॉड का हेड है और ये फिर ट्राइपॉड के 3 लेग है, 3 पाँव है ट्राइपॉड के, और ये हेड है, ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, कुछ भी है लेकिन स्ट्रक्चर ऐसे ही है कि 2 प्लेन ऑफ द पेपर पे रहेंगे और एक प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर, एक प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर। ठीक है, ये हमारा कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये 4 चीज़ें जो कनेक्टेड है ना, ये पूरा हम काम ही किसके लिए करते हैं। देखिए, ये जो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन है, ये इनका जो हम इस एटम, रेड वाले एटम को नाम देंगे आर या एस, तो ये करते किसके लिए, ये सिर्फ असिमेट्रिक कार्बन के लिए कहते हैं। तो सुतरांग यहाँ पे हम जितना भी एग्जाम्पल यूज़ करेंगे वो सब असिमेट्रिक कार्बन ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब करेंगे कैसे, आर या एस कैसे असाइन करेंगे उस कायरल सेंटर को, वही अब हम यहाँ पे स्टेप वाइज देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि यहाँ इस कार्बन के संग जो 4 आइटम कनेक्टेड है उनका एटॉमिक नंबर क्या है। तो ये कार्बन के संग जो कनेक्टेड है वो ब्रोमीन कनेक्टेड है, और हाइड्रोजन और एक कार्बन और एक क्लोरीन। इसमें एटॉमिक नंबर वाइज इनको अगर रैंक किया जाए तो ऐसा होगा, सबसे पहले ब्रोमीन का 35, उसके बाद क्लोरीन का 17, कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 1। तो अब इनका जो नंबरिंग है, ये 4 जो स्पीसीज इसके संग कनेक्टेड है, इनका नंबरिंग मैं एटॉमिक नंबर वाइज करूँगा। जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर उसे 1, जिसका कम है 2, फिर 3 और लास्ट वाले को 4, ऐसे नंबरिंग करूँगा। तो देखिए किया गया है, ये इसको 1 नंबर दिया गया है Br को, ब्रोमीन को 2 दिया गया है, क्लोरीन को 3 दिया गया है, ये वाले कार्बन को, और 4 दिया गया है इसे। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया अपना। ठीक है, यही लिखा है फर्स्ट स्टेप में, रैंक एटम्स अटैच टू कायरल सेंटर। ये हमारा C जो है रेड वाला, ये हमारा कायरल सेंटर है, जिसे हम स्टीरियो सेंटर भी कह सकते हैं, जिसे हम असिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हैं। ये कायरल सेंटर है, इससे जो भी एटम्स अटैच्ड है उनको मैं रैंक करना है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर रैंक कर दिया। इन केस अगर कहीं टाई आता है, कि मान लीजिए यहाँ भी कार्बन कनेक्टेड है, यहाँ भी कार्बन कनेक्टेड हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक साइड कार्बन कनेक्टेड है लेकिन CHO है, लेकिन कार्बन कनेक्टेड है। यहाँ पर CH2OH है लेकिन कार्बन कनेक्टेड है ये वाले से, और यहाँ पर ऑक्सीजन कनेक्टेड है, यहाँ पर हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो ये वाले केस में तो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एटॉमिक नंबर 1 है। ये वाले केस में तो ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो एटॉमिक नंबर 16 है। ये वाले केस में कार्बन कनेक्टेड है तो एटॉमिक नंबर 6 है, और ये वाले केस में भी कार्बन कनेक्टेड है तो एटॉमिक नंबर 6 है। ये वाले में एटॉमिक नंबर 6 है। तो अब तो दुविधा हो गई, इसे रैंक ज़्यादा देना है कि इसे रैंक ज़्यादा देना है। देखिए यहाँ पर यही हो रहा है ना, ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, सॉरी मैं 16 लिख दिया, ये ब्लंडर हो गया है, 8 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 कार्बन है, दोनों का ही एटॉमिक नंबर 6 है, और एक हाइड्रोजन कनेक्टेड, इनका एटॉमिक नंबर 4 है। तो ये टाई को मैं कैसे ब्रेक करूँगा, टाई ब्रेकर क्या होगा। तो ट्राई ब्रेकर करने के लिए मुझे अब इसके अंदर जाना होगा कि ये कार्बन अब किससे कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये कार्बन फिर एक H से और O से कनेक्टेड है, ऐसा होगा। CHO मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये कार्बन का तो एटॉमिक नंबर 6 था,
और इस कार्बन पे ये दूसरा कार्बन है CH2COH, इस कार्बन का भी एटॉमिक नंबर 6 है। अब मुझे टाई ब्रेक करना है कि कौन से को मुझे एटॉमिक ज़्यादा प्रेफरेंस देना होगा एज पर एटॉमिक नंबर। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा कि अब इस कार्बन के अगर अंदर जाऊँ तो ये कार्बन किससे कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड O है तो ये 8 + 8 लूँगा एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर हाइड्रोजन है मतलब 1। तो टोटल कितना हो गया, इसका टोटल हो गया दोनों मिलाकर 16 + 1 17। तो ये वाला 6 का तो एटॉमिक नंबर, ये कार्बन का तो एटॉमिक नंबर 6 था, जैसे ये कार्बन का तो एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। लेकिन ये 6 एटॉमिक नंबर वाला कार्बन अब जिसके संग कनेक्टेड है उनका एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। और यहाँ पे देखता हूँ ये कार्बन का तो एटॉमिक नंबर 6 था, लेकिन ये कार्बन जिससे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, 2 H और एक OH से कनेक्टेड है, लिख दिया। ये देखिए 2 H और एक OH से, तो ये जो H से कनेक्टेड है मतलब एटॉमिक नंबर 1 मिलेगा, ये जो H से कनेक्टेड है मतलब एटॉमिक नंबर 1 मिलेगा। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, क्योंकि ऑक्सीजन के संग फिर ये असल में ऐसा है, ये मेरा ओरिजिनल कार्बन था, ये O और फिर ये H ऐसे कनेक्टेड होता है OH, हाँ। तो ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड, आपको समझना है। तो ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड एक बॉन्ड बनाकर मतलब 8, तो 1 + 1 + 8 मतलब टोटल 10, ठीक है। तो ये कार्बन तो एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं जाऊं तो ये फिर जो ये पूरे चीज़ है इनका एटॉमिक नंबर है 10। अब बताइए किसे प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा, ये वाले कार्बन को। टाई ब्रेक हो गया ना, यही बातें यहाँ लिखी है, देखिए कि इन केस इन द इवेंट ऑफ टाई मूव फर्दर डाउन द चेन अंटिल द टाई ब्रेक्स। तो अगर टाई मिल गया, जैसे यहाँ भी कार्बन है 6, यहाँ भी कार्बन है एटॉमिक नंबर 6, तो मैं अब ये कार्बन किससे कनेक्टेड है उनका एटॉमिक नंबर काउंट करना शुरू करूँगा। डबल बॉन्ड होगा तो मुझे 2 बार एटॉमिक नंबर लेना पड़ेगा, 8 + 8 16, ठीक है। तो यहाँ 16 + 1 17 आ रहा है, ये जो अंदर कनेक्टेड है यहाँ 10 आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं ये वाले कार्बन को प्रेफरेंस ज़्यादा दूंगा। तो फिर हमारा पूरा आइटम कैसे सजेगा, तो आप देखिए ये इसे हमने दिया, ये O है ऑक्सीजन, इसे दिया हमने, इसका एटॉमिक नंबर था 8, तो इसे हमने दिया फर्स्ट प्रेफरेंस 1। फिर सेकंड में रैंकिंग किसका आएगा, इसका ये वाला कार्बन जिसके संग HO कनेक्टेड है, क्योंकि इसका 17 होता है भीतर जाकर, टाई ब्रेकर हमने लगाया था। यहाँ पर ये थर्ड प्रेफरेंस इसे मिलेगा, और ये H तो बिल्कुल 1 है इनका एटॉमिक नंबर, इसका लास्ट प्रेफरेंस। तो ऐसे हमने 1 2 3 4 डाल दिया, 1 2 3 4। तो अपना मेन काम फर्स्ट स्टेप में यही है कि हमें एटॉमिक नंबर वाइज रैंक करना है सारे एटम्स को जो हमारे कायरल सेंटर के संग कनेक्टेड है। और कहीं भी अगर टाई आ जाता है, सेम आ जाता है, तो मैं उसके अंदर घुस जाऊंगा और फिर देखूंगा कि किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, वैसे ही मैं रैंक करूंगा। ये जो हमने यहाँ पर किया वो सारी बातें यहाँ पर वैसे ही लिखी हुई है कि CHO को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 × 2 16 + 1 17 ऐसे करके 17 आ रहा है। ये वाले में इसमें देखिए 10 आ रहा है। देयरफॉर रैंक अगर करूँगा तो ये OH सबसे पहला रैंक पाएगा, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें O है। फिर उसके बाद रैंक पाएगा ये CHO, फिर थर्ड रैंक CH2OH का, फोर्थ रैंक हाइड्रोजन का। वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 किया गया है। एक थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए ये हमारा कायरल सेंटर है, इसके संग अब रैंक करना है। तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा है रैंक करके, ये NH2 को सबसे पहला रैंक मिलेगा, फिर COOH को दूसरा, फिर CH2OH को तीसरा, और ये हाइड्रोजन को चौथा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से कनेक्टेड है ये सेंटर, कायरल सेंटर हमारा ये वाला रेड वाला कार्बन यहाँ पर नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये रेड वाला कार्बन यहाँ पर COOH से कनेक्टेड है, तो C का तो एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ये, और यहाँ भी ये वाले CH2OH से कनेक्टेड है, तो ये C का एटॉमिक नंबर 6 है। तो ये दोनों में टाई है। अब टाई ब्रेक करने के लिए मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाऊँगा तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, ऐसा डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ 8 + 8 16 होगा एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर फिर 8, तो 8 + 8 + 8 हो गया 24। और यहाँ पर एक O के संग कनेक्टेड है, एटॉमिक नंबर 8, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 मतलब 10। तो टाई ब्रेकर में कौन जीत रहा है, ये जीत रहा है। तो COOH इसलिए पहले है, CH2OH इसके बाद है, और ये हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 है। तो हमने 7 6 6 को टाई ब्रेकर से ब्रेक किया, और फिर ये 1 ऐसे अरेंज कर दिया। नंबरिंग में ऐसे ही करना है। इसे हमने 1 दिया है, फिर ये COOH को 2, ये CH2OH को 3,
और ये H को 4, ऐसे हमने नंबरिंग कर दिया। तो स्टेप 1 कंप्लीट। क्या करना था, जस्ट जितने भी 4 आइटम्स हमारे कार्बन के कायरल एटम के संग कनेक्टेड थे उनको एटॉमिक नंबर वाइज हमें रैंक करना था। स्टेप 1 ओवर। स्टेप 2 में क्या करना है, अब हमें रोटेट करना है। ये जो भी कंपाउंड हमें मिला है ना, इसे ऐसे रोटेट करना है कि सबसे कम नंबर वाला रैंक वाला जो आइटम है वो पीछे चला जाए, बैक। ठीक है, बैक। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? सबसे कम रैंक वाला जो भी आइटम है, ये 3 एग्जाम्पल हमने लिया, तीनों एग्जाम्पल में जो सबसे कम रैंक वाला आइटम है, जैसे इस एग्जाम्पल में सबसे कम रैंक वाला कौन सा है एटम, ये हमारा हाइड्रोजन। तो ये पीछे ही है ना अभी, ये प्लेन ऑफ द पेपर पे है, ये प्लेन ऑफ द पेपर पे, ये प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर है और ये प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर है। तो ऐसे ही मुझे चाहिए कि सबसे कम रैंक वाला जो एटम है वो प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर चला जाए। तो यहाँ पर ऑलरेडी ऐसे ही अंदर है। तो देखिए इनमें मुझे कोई चेंज नहीं करना पड़ा, ये जैसा था वैसे ही हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर यही लिखा है, रोटेट द मॉलिक्यूल सच दैट द सब्स्टिट्यूएंट रैंक्ड 4 इज इन द बैक, और डैश्ड लाइन है उस पर, ये डैश्ड लाइन मतलब प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर। तो ये हमने कर दिया। इसके लिए देखें कि यहाँ पर तो ये H प्लेन ऑफ द पेपर पे, इसे मुझे पीछे भेजना है। क्या करना पड़ेगा, ये अगर 2 को मैं पकड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ रोटेट करूँ तो ये H हमारा अंदर चला जाएगा, और क्या होगा, H तो अंदर जाएगा, और क्या होगा, ये जो पीछे था CH2COOH ये थोड़ा सामने की तरफ आ जाएगा, तो वो प्लेन ऑफ द पेपर पे आ गया। और जो ये NH2 इस साइड था वो थोड़ा टिल्ट होकर इस साइड आ जाएगा, लेकिन प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर ही है अभी भी। तो ये ऐसा थोड़ा सोच कर देखिए, मैंने ये 2 को पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ थोड़ा रोटेट कर दिया। ठीक है, 2 को पकड़ के आप सोच सकते हैं, ऊपर से मैंने 2 को पकड़ा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो ये H थोड़ा अंदर चला जाएगा, ये NH2 थोड़ा इस साइड आ जाएगा, और ये जो CH2OH जो प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर था वो प्लेन ऑफ द पेपर पे आ जाएगा। ऐसा थोड़ा आप सोचेंगे तो आपको ये मिलेगा कि अगर मैं यहाँ से पकड़ के हल्का सा रोटेट करूँ तो ये अंदर चला जाता है पीछे, ये थोड़ा इस साइड आ जाएगा, और ये जो पीछे है प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर है वो प्लेन ऑफ द पेपर पे आ जाएगा। तो ऐसा हो गया। ठीक है ना। सिमिलरली ये वाले को भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, दिखाता हूँ एक बार। ये तो ऐसे देखने में था, ये हाइड्रोजन ऊपर है, मुझे इसे कैसे रोटेट करना है, थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अगर मैं 2 को पकड़ के क्लॉकवाइज रोटेट करूँ तो थोड़ा सा रोटेट करूँगा, ये अंदर चला जाएगा, है ना, प्लेन ऑफ द पेपर से अंदर। और जैसे ही ये प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर जाएगा, ये वाला OH इस साइड से इस साइड आ जाएगा, और ये जो प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर है ये प्लेन ऑफ द पेपर पर आ जाएगा फिर से। तो बस मैं ये 2 को पकड़ के CHO को पकड़ के थोड़ा सा मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा ताकि ये H अंदर चला जाए। H अंदर जाएगा, CH2COH प्लेन ऑफ द पेपर पर आ जाएगा, और OH जो है इस साइड से थोड़ा इस साइड आ जाएगा, लेकिन प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर ही रहेगा। वही चीज़ें हो रही है यहाँ देखिए, ये यहाँ पर ये हमारा H अंदर चला गया, OH यहाँ से यहाँ आ गया, और CH2OH प्लेन ऑफ द पेपर पर आ गया। ठीक है ना। बाकी नंबरिंग जैसे की थी सब वैसे ही है। ये हमारा स्टेप 2 खत्म, रोटेशन। स्टेप 3 में क्या करना है, अब मुझे 1 2 3 सिर्फ काउंट करना है। ये 1, ये 2, ये 3। कैसे काउंट कर रहा हूँ मैं, देखिए स्टेप 3, ये 1, ये 2, ये 3 ऐसे करके घूम रहे हैं ना, 1 2 3। 4 को भूल जाता हूँ फिलहाल। 1 2 3 ऐसे चला, कौन साइड चला, ये राइट हैंड साइड चला। ठीक है ना। इसका ये S कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी R कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मैं 1 2 3 करूँगा, ये 1, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3, 1 2 3। ये किस साइड जा रहा है, फिर से राइट हैंड साइड घूम रहा है, R कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे भी 1 2 3 करता हूँ, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3। किस साइड घूम रहा है, लेफ्ट साइड घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, S कॉन्फ़िगरेशन। हो गया, खत्म, दैट्स इट। स्टेप 3 और मेरा फाइनल चीज़ है। विथ R इन द बैक साइड, इन द बैक, ट्रेस द पाथ ऑफ 1 2 3 रैंक सब्स्टिट्यूएंट। इफ रैंक 1 2 3 ट्रेसेस क्लॉकवाइज, द असाइन काइरल सेंटर एज R। तो ये देखिए 1 2 3 हमने क्लॉकवाइज ट्रेस किया तो ये R। यहाँ पे भी 1 2, ये वाला 2, ये वाला 3। देखिए ये था हमारा 1, ये था हमारा 2, ये था हमारा 3, क्लॉकवाइज R। 1 2 3 क्लॉकवाइज R, 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, एंटी क्लॉकवाइज S। बस दैट्स इट। इफ 1 2 3 ट्रेसेज एंटी क्लॉकवाइज पाथ, असाइन काइरल सेंटर S। यहीं पे ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। ये हमारा R है, ये हमारा R है, ये हमारा S है।
इस तरीके से हम अपने कायरल सेंटर को, इस C को R या S असाइन कर सकते हैं 3 इजी स्टेप्स में। तो अगर हमने इतना कुछ समझ लिया तो हमने काफ़ी कुछ समझ ली है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में। ये इन्वर्टेड अम्ब्रेला जो शुरू में हो रहा था SN1 SN2 में, वो हमने समझ लिया। जो इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था, जो रिटेंशन ऑफ कन्वर्सन हो रहा था, जो रेशमाइजेशन हो रहा था, और जो कायरल है, अकायरल है, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, नॉन असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, और जो S कॉन्फ़िगरेशन है, R कॉन्फ़िगरेशन है, एनेंटियोमर्स है, ये सारे हमने यहाँ पर समझ ली। तो बहुत कुछ हमने यहाँ पर समझ लिया। जस्ट सबको राउंड अप करने के लिए छोटे से में एक बात है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं। जब रिएक्शन होने के बाद भी और रिएक्शन होने के पहले जब हमारे जो ओरिएंटेशन थी वो सेम रहे, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन होने के पहले वो मॉलिक्यूल जो था असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था और लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता था। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद भी वो असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और लाइट को अभी भी राइट हैंड साइड ही रोटेट कर रहा है। तो ये हो गया रिटेंशन, मतलब जो भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो रिटेन रह गई, वो रह गई, जैसे ही थी वैसे ही रह गई। तो इसे हम रिटेंशन कहते हैं। देखिए यहीं पर लिखा है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हुआ? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड टू असिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। रिएक्शन होने के पहले उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे, रिएक्शन होने के बाद जो मुझे मिलेगा उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। रिएक्टेंट जिस टाइप का ऑप्टिकल आइसोमर था, मतलब फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट अगर लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता था तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी लाइट को राइट हैंड साइड ही रोटेट कर रहा हो, तो उसे हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें, SN1 क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो 2 स्टेप में होता है। तो SN1 रिएक्शन की बात करें, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा असिमेट्रिक कार्बन है। अब आप समझ ही सकते हैं, ये C2H5, ये CH3, ये H, ये X, चारों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये असिमेट्रिक सेंटर है। ये रिएक्शन जब होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? SN1 का ये कार्बोकैटायन बनेगा, X गया और कार्बोकैटायन बन गया। तो देखिए ये X जब जा रहा है ये कार्बोकैटायन बना, ठीक है ना। अब X जिस साइड से जा रहा है अगर उसी साइड Y आकर जुड़ जाए, Y क्या है? अब हमारा नया जो इलेक्ट्रोफाइल है वो, X हमारा लिविंग ग्रुप है और Y हमारा न्यू इलेक्ट्रोफाइल जो हम ऐड करते हैं। करना क्या चाह रहे हैं ये सब कह के? वही ना, एक रिएक्शन था जस्ट सिंपल, जहाँ से हमारी पूरी स्टोरी स्टार्ट हुई थी SN1 या SN2 की, कि हमें एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था कि एक न्यूक्लियोफाइल है और हमारे पास एक CX है। इस न्यूक्लियोफाइल को हटाना है और इस न्यूक्लियोफाइल को लगाना है ताकि हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिले? CNU मिले और प्लस X माइनस मिले। ऐसा यही तो था। अब यही चीज़ें दो टाइप से होती थी, एक था SN1 और एक था SN2। SN1 में 2 स्टेप में होता था, पहले ये अलग से कार्बोकैटायन बनेगा और फिर ये न्यूक्लियोफाइल इसमें आकर जुड़ेगी, तो इसे हम SN1 कहते थे। अभी उसी SN1 की बात कर रहे हैं। SN1 में क्या हो रहा है? ये वाला हमारा जो आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल है या लिविंग ग्रुप है, ये चला गया, जाने के बाद ये कार्बोकैटायन बन गए। अब इस कार्बोकैटायन में किसको अटैक करना है? इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, जिसे हम यहाँ पर Y' से डिनोट कर रहे हैं, Y माइनस से। अब न्यूक्लियोफाइल का काम है, वो जिधर हमारा X था उस साइड ही आकर जुड़ सकता है या तो फिर रिवर्स उल्टे तरफ से भी आकर जुड़ सकता है। अगर जिस साइड X था उसी साइड जुड़े, वही ये एरो से दिखाया जा रहा है कि जिस साइड से X निकल रहा है उसी साइड से Y आकर जुड़ रहा है, तो हमारा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। उस समय भी देखिए छतरी का पूरा जो मुख है इस साइड था, अभी भी सारी छतरी के मुख इस साइड ही है, तो रिवर्स नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही रह गया। तो ये वाला अगर मान लीजिए लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, तो ये वाला भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, या अगर ये वाला लेवो रोटेटरी था तो ये वाला भी लेवो रोटेटरी है। तो इसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कब मिलेगा? SN1 में मिलेगा, जब सेम साइड से अटैक होगा। तो वही लिखा है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इन SN1 रिएक्शन इन स्टेप 2, हाँ सेकंड स्टेप की बात करें, ये फर्स्ट स्टेप में ये X निकल जाता है और ये कैटायन बनता है। सेकंड स्टेप में कैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ये हमारा जो कैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में क्या होता है? इन SN1 रिएक्शन इन स्टेप 2 व्हेन कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल Y फ्रॉम द सेम साइड एट विच द लिविंग ग्रुप वाज अटैच्ड। जिस साइड लिविंग ग्रुप अटैच्ड था उसी साइड अगर ये Y आकर अटैक करे तो हमें जो मिलेगा वो है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है,
इतनी बातें तो हम समझ ही चुके हैं। वही और कब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल सकता है, जब ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा हो जहाँ पे कायरल या असिमेट्रिक सेंटर जो है उसे टच ही नहीं किया जा रहा हो, कोई बॉन्ड उसके संग टूट ना रहा हो, जुड़ ना हो। यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा जो कायरल सेंटर था, असिमेट्रिक सेंटर था, उसी के संग बॉन्ड टूट रहा था, उसी के संग जुड़ रहा था, इसलिए यहाँ पर रिटेंशन होने की चांसेस है जब सेम साइड से टूटे और जुड़े। दूसरी तरफ अगर ये असिमेट्रिक कार्बन अनटच्ड रह जाए, मतलब इसके साथ कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा, रिएक्शन हो रहा है असिमेट्रिक कार्बन के संग जो अटैच्ड है उसके साथ रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये हमारा असिमेट्रिक कार्बन है, इसके संग एक H लगा, एक CH3 लगा, एक C2H5 लगा और एक CH2OH लगा है। अभी यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है सिर्फ इस OH के साथ, इसके संग जो चार चीज़ें कनेक्टेड थी उस पर कोई असर नहीं हो रहा, मतलब कोई बॉन्ड इस कायरल सेंटर से टूट नहीं रहा, जुड़ नहीं रहा। जो बॉन्ड टूट जुड़ रहा है वो ये वाले C के संग टूट रहा है, जुड़ रहा है, तो इस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर इस पर कोई असर नहीं पड़े तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम रह जाएगा। देखिए यहाँ पर ये H CH3 CH2OH था, जस्ट ये CH2OH की जगह CH2Cl हो गया, बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सब चीज़ सेम रह गया। तो यहाँ ये भी हो गया रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यही बातें यहाँ लिखी है। ऑल्सो इफ़ ड्यूरिंग अ रिएक्शन नो बॉन्ड टू असिमेट्रिक सेंटर इज ब्रोकन, असिमेट्रिक सेंटर जो है ना इसके संग कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, मेक नहीं हो रहा, द प्रोडक्ट विल हैव सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप। जैसा इसका कॉन्फ़िगरेशन था रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का भी सेम कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा अराउंड द असिमेट्रिक सेंटर एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। सो सच रिएक्शन ऑल्सो प्रोसीड्स विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा रिएक्शन में भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कैसे, कौन से दो रिएक्शन में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 1, जब हमारा SN1 रिएक्शन में स्टेप 2 में हमारा जो नया न्यूक्लियोफाइल है जिसे हम Y- से डिनोट करें, वो सेम साइड से अटैक करे जहाँ पर हमारा X- था, तो यहाँ पर हमारा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। और दूसरी तरफ अगर हमारा कायरल जो सेंटर है, कायरल सेंटर या असिमेट्रिक सेंटर, उसके संग कोई बॉन्ड ब्रेक या मेक हो ही ना रहो, नो बॉन्ड ब्रोकन विद द कायरल सेंटर। तो अगर कायरल सेंटर के साथ कोई भी बॉन्ड ब्रेक या मेक नहीं हो रहा तो फिर वो इसमें भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं इन्वर्सन कहाँ देखने को मिलता है। तो इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड टू असिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। कहाँ देखने को मिलता है? फॉर एग्जाम्पल इन SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, फिर से SN1 रिएक्शन, लेकिन इस बार अटैक जो है जिस साइड से वो जा रहा है उसके ऑपोजिट साइड से हमारा Y आ रहा है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। एक स्टेप में हमें कार्बोकैटायन मिलेगा C+ वाला, और दूसरे स्टेप में इस कार्बोकैटायन पे आकर कौन अटैक करने वाला है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से अटैक करता है जिस साइड से ये आउटगोइंग हमारा X- था, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से अटैक करता है, X- इधर से छोड़ के गया कार्बन को और न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आकर अटैक किया है इस कार्बन को, तो फिर हमारा इन्वर्सन हो जाएगा। वही यहाँ पर दिखा रहा है कि ये हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, इसका ये जो कार्बन X चला गया तो ये कार्बोकैटायन बन गया। ऐसे X इस साइड से निकल के जा रहा है, ठीक है, लेकिन Y जो है वो सेम साइड में अटैक नहीं करके ऑपोजिट साइड से अटैक करता है। तो Y जब इधर आकर जुड़ेगा तो ये सब पीछे की तरफ झुक जाएंगे। अगर Y कार्बन को लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ रहा है कार्बन पे, तो ये जो 3 आइटम है, ये तीनों आइटम, तीनों मॉलिक्यूल एटम्स जो है वो राइट हैंड साइड चले जाएंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड घूम गए वो। अब इन दोनों को कंपेयर करूँ तो इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट, ये वाला कंपाउंड अगर हमारे लाइट को मान लेता हूँ लेफ़्ट साइड घुमा देता था, तो अब जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर वो हमारे लाइट को राइट हैंड साइड घुमाएगा। ओके, तो ये फॉर एग्जांपल इन SN1 रिएक्शन स्टेप 2 व्हेन द कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द ऑपोजिट साइड टू विच द लिविंग ग्रुप वाज अटैच्ड। लिविंग ग्रुप इस साइड अटैच था, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहे इस साइड से, है ना, देखिए ऑपोजिट साइड से, तो ये इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
वहीं पर ये वाले में क्या दिखा रहा था, न्यूक्लियोफाइल जिस साइड कनेक्टेड था, नया न्यूक्लियोफाइल भी उसी साइड आकर कनेक्ट हो रहा है, तो इधर, तो ये हो गया हमारा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ईजी है ना। ओके, दूसरा रिटेंशन ऑफ इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन हमें कहाँ मिलेगा, दूसरा मिलेगा SN2 रिएक्शन में। SN2 रिएक्शन में हमेशा इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन ही होता है, यहाँ पर कभी भी रिटेंशन नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। क्यों, क्योंकि ये तो सिंगल स्टेप में होता है, तो इसे ये कार्बोकैटायन बनने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पर ये ऐसे है, ये अगर X इधर से जुड़ा है तो Y को पीछे से ही आना है, ये वाले जो न्यूक्लियोफाइल है, नए वाले न्यूक्लियोफाइल को पीछे से आना है और ये C के संग जुड़ना है। जब ये C के संग जुड़ते हैं तो ये तीनों जो इनके अटैचमेंट है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसे प्लेन ऑफ दी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दी स्क्रीन समझ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल अटैच्ड है। अब फिर ये वाले जब चले जाएंगे तो ये सब पीछे की तरफ Y से अलग दूर झुक जाएंगे ऐसे। तो यहाँ से यहाँ अगर आ रहा है तो ये हमेशा इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन ही हो रहा है, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो इन also in SN2 reaction the incoming nucleophile attach itself on the opposite side to the one where the leaving group is present. लिविंग ग्रुप इस साइड प्रेजेंट है तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से अटैक करता है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हैज़ इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है, इनका कॉन्फिगरेशन इन्वर्टेड है कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हमेशा ऐसा होगा कि SN2 रिएक्शन में अगर हमारा रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो हमारा प्रोडक्ट जो है लेवो रोटेटरी हो जाएगा। अगर हमारा रिएक्टेंट अगर हमारा लेवो रोटेटरी था तो हमारा प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। हम हर समय यहाँ पर इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलेगा। तो इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन का क्या क्या कहाँ कहाँ मिलेगा। नंबर 1 SN2 रिएक्शन में हमेशा मिलेगा, और नंबर 2 SN1 रिएक्शन में मिलेगा व्हेन Y अटैक फ्रॉम ऑपोजिट ऑफ X माइनस। X माइनस जहाँ था वहाँ उसके ऑपोजिट अगर Y अटैक करे तो हमें इन्वर्सन मिलेगा। ये दोनों बातें हमने पढ़ ली। अब बात है यहाँ पर इन्वर्सन, रिटेंशन एंड रेशमाइजेशन। अब हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि हमारा जो SN1 रिएक्शन है उसमें रेशमाइजेशन होता है, पढ़ा था, नहीं याद है, अभी देखते हैं। बिल्कुल आज शुरू करने के पहले हमने यहाँ पर एक जगह पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन जो है उसमें रेशमाइजेशन देखने को मिलता है। ये देखिए, ये आज का जो टॉपिक शुरू था स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पर सबसे पहला लाइन ये लिखा था कि SN2 रिएक्शन में कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्सन। SN2 रिएक्शन में कंप्लीट इन्वर्सन होता है और कुछ नहीं होता। और SN1 रिएक्शन में दो चीज़ें हो सकती है, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी हो सकता है अगर वो ऑपोजिट साइड से अटैक करे तो, और रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी हो सकता है अगर वो सेम साइड, जिस साइड हमारा इन लिविंग ग्रुप लगा था, ये Br लगा था, उसी साइड से अगर OH अटैक करे तो रिटेंशन भी हो सकता है। और रेशमाइजेशन मतलब क्या होता है, रिटेंशन और ये इन्वर्सन दोनों 50-50 है। मतलब 50% मॉलिक्यूल्स में OH ने सामने से अटैक किया है और 50% मॉलिक्यूल में OH ने पीछे से अटैक किया है, तो हमारा इन्वर्सन भी हो गया, रिटेंशन भी हो गया, 50-50। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेशमिक मिक्सचर, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रेशमाइजेशन। तो SN1 रिएक्शन में रेशमाइजेशन होता है, और रेशमाइजेशन में क्या होगा, जब लाइट जाएगा तो यहाँ से हमारा कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। इन्वर्सन वाला चाहता है, अगर इधर मान लेता हूँ ये पॉजिटिव था या डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है ना, SN1 रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये रिएक्टेंट हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दो वैरायटी में बन रहा है। 50% प्रोडक्ट जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बन रहा है प्लस वाला, और 50% प्रोडक्ट बन रहा है लेवो रोटेटरी माइनस वाला। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, दोनों को मिलाकर ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं रेशमाइजेशन। तो वही हमारे SN1 रिएक्शन में रेशमाइजेशन होता है और SN2 रिएक्शन में कंप्लीट इन्वर्सन होता है। तो अभी हम उसी रेशमाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर इन्वर्सन, रिटेंशन एंड रेशमाइजेशन। देयर आर 3 आउटकम फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ एन असिमेट्रिक कार्बन एटम व्हेन अ बॉन्ड डायरेक्टली लिंक टू असिमेट्रिक कार्बन एटम इज ब्रोकन। जब भी एक बॉन्ड जो असिमेट्रिक कार्बन एटम से लगा है डायरेक्टली, अगर ये ब्रेक होता है, ये हमारा असिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसके संग जो ये बॉन्ड है ये अगर ब्रेक होता है
तो 3 पॉसिबिलिटी है, वही यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी बता रही है। एक नंबर 1 कि जिस साइड से ब्रेक हो उसी साइड ये अटैच हो जाए वाई, तो ये हो गया डिटेंशन। जिस साइड ब्रेक हो उसके ऑपोजिट साइड आकर वाई अटैक करके अटैच हो, तो ये हो गया हमारा इन्वर्सन। और दोनों का मिक्सचर अगर हो तो ये हो गया हमारा रेशमाइजेशन। यहाँ पर देखिए इसे रिटेंशन को ए कहा गया है, इन्वर्सन को बी कहा गया है, तो रेशमाइजेशन को कहा गया ए प्लस बी 50-50, दोनों आधा आधा है तो 50। रेशमाइजेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, SN1 रिएक्शन में, और इन्वर्सन कहाँ देखने को मिलता है, SN2 रिएक्शन में। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया, बस यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है। इफ़ ए इज़ दी ओनली कंपाउंड ऑब्टेन द प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन। अगर सिर्फ ए मिलता है तो रिटेंशन कहते हैं, अगर सिर्फ बी मिलता है तो इन्वर्सन कहते हैं, और ए और बी दोनों 50-50 मिले तो उसे रेशमाइजेशन कहते हैं। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। रेशमाइजेशन के लिए पढ़ लेते हैं। इफ़ 50-50 मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इज ऑब्टेन देन द प्रोसेस इज कॉल्ड रेशमाइजेशन। द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ध्यान रखना है। रेशमाइजेशन में क्या है हमारा प्रोडक्ट, ऑप्टिकली इनएक्टिव रेशमाइजेशन। As one isomer will rotate the plane polarized in the clockwise direction and other isomer will rotate the plane polarized in the anti-clockwise, resulting in zero optical rotation. Okay. SN2 reaction and inversion of configuration. SN2 reaction में inversion होता है configuration का, वही बातें यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। ये SN2 है तो एक स्टेप में ही होगा, ये वाला छोड़कर जा रहा होगा, ये पीछे से अटैक कर रहा होगा, तो ऐसे है। तो ये जब चले जाएंगे तो ये पूरा ऐसे बन जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ अगर कंपेयर करूँ तो ये इन्वर्सन है। दस इन SN2 रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व्ड। तो अगर हमारा ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है तो इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑब्जर्व होता है। याद रखना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी ऐसा कुछ होगा। अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता, मान लीजिए कि ये एल्काइल हैलाइड है लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं है, यहाँ पर भी CH3 है, तो इतनी बातें नहीं आती। इन्वर्सन हो तो भी और ना हो तो भी वो इन्वर्सन तो होगा ही नहीं उसमें, क्योंकि यहाँ पर भी अगर मैं CH3 लिख दूँ तो ये और ये दोनों सेम है, ये इसे घुमा फिरा कर मैं इस कन्फिगरेशन में ला सकता हूँ। सिर्फ Br की जगह OH लगा है, बाकी इसे मैं अगर रोटेट करूँ तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये ऑप्टिकल जो नेचर है, ये सब ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सब सिर्फ हमें असिमेट्रिक कार्बन में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये एक बात है। और SN1 रिएक्शन में हमें रेशमाइजेशन देखने को मिलता है, वही यहाँ लिखा है कि SN1 रिएक्शन में इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड अंडरगोज SN1 रिएक्शन द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप, दैट इज स्टेप 1 बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, ये भी बात याद रखना है कि जो कार्बोकैटायन बन रहा है ना, ये कार्बोकैटायन ऐसा प्लस रहता है और 3 चीज़ों से जुड़ी रहती है, 1 2 3 ऐसे। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बोकैटायन sp2 मतलब इनके पास 3 ऑर्बिटल है, एक यहाँ पर इसके संग कनेक्टेड होगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो यही बातें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए पिक्चर में, ये जो हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये sp3 था, ये sp3 है, sp3 सीधा कार्बन के नज़दीक लिखना है तो अच्छा है। ये हमारा कार्बन जो sp3 कार्बन है, ये वाला, क्योंकि ये 4 चीज़ों से कनेक्टेड है। ये वाला कार्बन sp2 हो गया, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये 2 चीज़ों से कनेक्टेड है। तो बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज इज प्लेन एंड अकाइरल। ये वाला तो अभी अकाइरल है, ठीक है, ये तो ऐसे है और ये अकाइरल है। हालांकि ये 3 अलग अलग चीज़ों से कनेक्टेड है, लेकिन तो अभी ये अकाइरल है, क्योंकि मुझे 4 अलग अलग चीज़ों से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी भी अकाइरल, इसे याद रखना है। हाँ, ये क्या है, ये काइरल है, क्योंकि ये 4 अलग अलग चीज़ों से कनेक्टेड है। ये 3 अलग अलग चीज़ों से कनेक्टेड है, लेकिन 4 अलग अलग चीज़ों से कनेक्टेड नहीं है ना, तो ये अकाइरल में ही आता है अभी भी। और फिर यहाँ से जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो ये फिर काइरल हो जाएगा। ये भी काइरल हो जाएगा और ये भी काइरल हो जाएगा। जस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, जिधर से Br जा रहा है उधर से ही OH आ रहा है, तो ये रिटेंशन हो गया। जिधर से Br जा रहा है उसके ऑपोजिट साइड से OH आ रहा है तो इन्वर्सन हो गया। दोनों का मिक्सचर मिलेगा तो ये रेशमिक मिक्सचर होगा। The attack of the nucleophile OH may be accomplished from either side of the plane of the carbocation, resulting in a mixture of product, one having the same configuration when OH is attached on the same position as that of the halide Br ion, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा।
वन हैविंग ऑपोजिट कॉन्फिगरेशन व्हेन OH इज अटैक्ड ऑन दी साइड ऑपोजिट टू दी हैलाइड आयन, जिस साइड से हैलाइड आयन है उसके ऑपोजिट साइड से अगर OH आए तो इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा. Since the product is SN1 in the SN1 reaction is a racemic mixture of 1 and 2, thus SN1 reaction is optically inactive alkyl halide racemization is observed. तो SN1 रिएक्शन में ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड का क्या मिलता है हमें, रेसमाइजेशन ऑब्जर्व होता है. ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड का हमें रेसमाइजेशन मिलता है. ठीक है. और SN2 में ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड का हमें इन्वर्सन मिलता है. ओके, थैंक यू.